चलिए, तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है बेटा, सभी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो किस टाइप का है, सेलुलैरिटी इनका यूनिसेल्युलर है, दे आर यूकैरियोट्स, ठीक है। और ये फर्स्ट यूकैरियोट है ना। क्यों? दे आर फर्स्ट यूकैरियोट, क्योंकि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे फंगाई हो, है ना, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमल्स हो, ये सभी यूकैरियोट्स हैं, बट एक से ज्यादा सेल वाले हैं, दैट इज मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, टिश्यू लेवल के हैं। टिश्यू लेवल एंड मल्टी सेलुलर बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखेंगे। मल्टी सेलुलर होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें टिश्यू होगा, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल का है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो जो भी होगा, जो भी पहले यूकैरियोटिक बने थे वो यही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब कि अगर प्लांट बना तो प्लांट जैसा पहले बना यूकैरियोटिक, जो सिंगल सेल था, एनिमल बना तो एनिमल जैसा कोई सिंगल सेल यूकैरियोट्स बना, फंगाई बना तो फंगाई जैसे कुछ यूकैरियोटिक सेल थे जो सिंगल सेल थे, जो फंगाई जैसे थे, ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर, है ना, और बाकी जो भी उनके फीचर्स हैं छोटे छोटे उनके बेसिस पर। तो दे आर प्रिमिटिव प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगाई लाइक फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट दे आर यूनिसेलुलर। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है बात। फिर अब ये कहाँ कहाँ होंगे, तो भैया ये कहाँ कहाँ होंगे, ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये हर जगह हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं, एक्वेटिक में भी मराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, ठीक है, पैरासाइट के फॉर्म में हो सकते हैं ये। समझ आ रहा बात आप लोगों को। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ इनका न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स इनका रहता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है। एक थोड़ा सा दिमाग पीछे बना, ये क्या चीज है ये मैं बता चुका हूँ वैसे आप यस लोगों सर। को। सर सेकंड लाइन में अपने आखिरी में क्या लिखा सर वो बट ऑल के बाद क्या लिखा है? है, सेकंड लाइन के आखिरी में? बट ऑल ऑर्गेनिज्म लिखे ही नहीं हो, बट ऑल ऑर्गेनिज्म आर, क्या था, एनिमल लाइफ, ऑल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर। हाँ यूनिसेलुलर, ठीक है। ये प्लांट एनिमल फंगाई जैसे था, बट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, है ना, दे आर फर्स्ट यूकैरियोट, ठीक है। चलिए, तो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये भी मैं बहुत सारा बता चुका हूँ बेटा आप लोगों को, क्योंकि जब मैं क्लासिफिकेशन बताता हूँ तो सारे किंगडम का बेसिक बेसिक फीचर्स मैं डिस्कस कर ही चुका होता हूँ पहले से। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं इसमें। चलिए, अब मैं जिससे से पूछूंगा वो बताएंगे, है ना। अगर आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़े हो, जनरल क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, ठीक है। बताओ भाई परवेश, यस सर। इसका जो सेल स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। सेल स्ट्रक्चर मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का क्या है ना, इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, हाँ, न्यूक्लियस न्यूक्लियस है नहीं है, क्या सर है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। ट्रू न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस होगा। कुल मिलाकर के न्यूक्लियस इज ऑल्सो एक सेल ऑर्गेनेल, ट्रू न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेले होगा बेटा, सेल ऑर्गेनेले, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड समझते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मालूम है आप लोगों को, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेले होता है ना, या फिर सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेले होता है। तो मेम्ब्रेन से बाउंड सेल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेल खुद एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस खुद एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब सेल खुद एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल इसके ऊपर रहता है। उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल होगा, सेल के अंदर का जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जैसे ट्रू न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस में भी क्या रहता है बेटा, मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर ठीक है, मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस जो रहता है एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है ना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज न्यूक्लियस, इसीलिए इसको यूकैरियोट बोलते हैं, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस तभी होगा जब जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, है ना, के आसपास क्रोमोसोम के बाहर, है ना, क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगा। ठीक वैसे ही हम देखेंगे, जैसे कि ये हमारा क्या है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये ऐसी ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ना, किसमें, तो यहाँ से चालू हो जाता है। बट हम लोगों ने मोनेरा में देखा है ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, देन इसका सेल वॉल होगा नहीं होगा इसमें बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। दीपिका साहू बता बेटा।
सेल वॉल होगा नहीं होगा? अमन, सेल वॉल होगा नहीं होगा? ये जितने ऑर्गेनिज्म है इसमें सर होगा। होगा, सभी में होगा। मैंने बताया 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से समझना है। इसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? फंगाई लाइक, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म। क्या सारे ऑर्गेनिज्म में होंगे या कुछ एक में होंगे या नहीं होंगे सेल वॉल? सर कुछ एक में होंगे और कुछ एक में नहीं होंगे। हाँ चलो बताओ भाई अमन, किसमें हो सकता है? एक बता दो कम से कम, हो सकता है, ठीक है मान गया। किसमें हो सकता है सेल वॉल? नहीं पता? नहीं पता तो नहीं पता बोलना है बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। रिद्धि बेटा, वो जो टेबल में बताया था ना आप लोगों को, मोनेरा पढ़ाने से पहले, किंगडम मोनेरा से पहले मैंने जो एक टेबल बताया आप लोगों को कि है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब में ये बेसिक फीचर है पहले से, मैं उसको पढ़ा चुका हूँ। बोला भी हूँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है, टेबल से क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़ते नहीं हो। चलो बताओ बेटा रिद्धि, सेल वॉल होगा? किसमें होगा? संजोगिता? सर प्लांट में। प्लांट? इसमें कहाँ प्लांट आएगा अम्मा? इसमें प्लांट कहाँ है? तो लिखा तो है ना। प्लांट कहाँ लिखा है? प्लांट लाइक है। प्लांट लाइक और प्लांट में अंतर होता है बेटा। सर प्लांट लाइक। हाँ ऐसा देखो, ये मैं एग्जैक्टली बोलने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्लांट्स नहीं है। ये जो किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म है, दे आर नॉट प्लांट, दे आर नॉट फंगाई, दे आर नॉट एनिमल, दे आर लाइक दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक, उनके जैसे हैं बट वो नहीं है। ऐसा होता है ना, ये उसके जैसा दिखते हैं लेकिन वो नहीं। ऐसा फिल्मों में अपन देखते हैं ना, अपन बोलते भी हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। है ना, ये उसके जैसा है। अच्छा ये उसके जैसा है लेकिन ये वो नहीं है ना, ये उसके जैसा है लेकिन वो है नहीं उसके। ठीक है चलो, तो बताओ भाई विश्वा, किसमें होगा अगर होगा तो? सर फंगाई लाइक एंड प्लांट लाइक। प्लांट लाइक में होगा, होगा तो प्लांट लाइक में होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइक होगा उसके में सेल वॉल होगा, क्योंकि हम लोगों ने सेल वॉल किसमें देखा है? कौन कौन से किंगडम में देखा है, जल्दी बताओ। कौन बताएगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा में, हाँ, फंगाई में और प्लांट में। प्लांट में है ना, मोनेरा, फंगाई और प्लांट। और इसमें किसी में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या क्या है? प्लांट लाइक है तो ऑब्वियसली सेल वॉल होगा, इससे प्लांट लाइक है। ठीक है, एनिमल लाइक है, इसका मतलब क्या है? एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, इसका मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होगा। तो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा? प्लांट लाइक में मिलेगा। फंगाई भी ट्रू फंगाई जैसा नहीं होता है, इसीलिए फंगाई के 2 स्टेजेस होते हैं। तो एक स्टेज में सेल वॉल मिलेगा, दूसरे स्टेज में नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग परफेक्टली सेल वॉल के साथ में नहीं लेते हैं। क्लियर हो रहा है? तो प्लांट लाइक में मिलेगा, है ना, some stages of fungi like organism। ठीक है, some stages of fungi like organism। ठीक है, and absent in animal life। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये, है ना? यस सर। ठीक है यस सर। चलो, समझ आ रहा है आयुषी? यस सर। चलिए, देन उसके बाद इसमें देखेंगे बेटा मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब क्या है भैया? देखो, जब भी हम कोई अगर मोटाइल है तो उसके पास कुछ ना कुछ अपेंडेजेस होने चाहिए। अपेंडेजेस जैसे हमारे पास चलने फिरने के लिए अपेंडेजेस है, हाथ और पैर, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे जो दूसरे जानवर हैं उनके पास भी होते हैं। किसी किसी के पास अपेंडेजेस नहीं होते हैं, फिर भी दूसरे तरीके से मूव करते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, खास तौर पे इस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया में देखे थे हम लोगों ने, है ना, तो या फिर इसमें देखेंगे तो सीलिया या फ्लैजिला होता है इनके पास, है ना, मूविंग स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला। क्लियर है? सीलिया या फ्लैजिला, इनमें से सबसे लंबा कौन सा होता है? सीलिया होता है या फ्लैजिला होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्लैजिला जो रहता है वो लॉन्ग होता है और सीलिया जो रहता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट लेंथ का होता है, छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है, तो इसमें मैं अगर फ्लैजिला बताऊंगा तो ये फ्लैजिला है। ठीक है, ये फ्लैजिला है।
और सीलिया बताऊंगा तो ये सीलिया है, एकदम छोटा छोटा, ये ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, देन उसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन जनरली बेटा ये एनारोबिक एंड एरोबिक दोनों टाइप से होगा इसमें, एनारोबिक एंड एरोबिक। ठीक है, तो मिक्स टाइप का होगा, ध्यान रखिए। एनारोबिक एरोबिक क्या होता है बताओ बेटा, चीनो। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है चीनो? एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? मैसेज भी कर सकते हो बेटा अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है तो। भूमि, यस सर। भूमि सर क्या होता है बेटा एरोबिक एनारोबिक? मींस जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है एंड एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता। अच्छा, ठीक है। चलो, न्यूट्रिशन मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। मतलब है ईशा, इसमें न्यूट्रिशन किस टाइप का हो सकता है? सर बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हाँ, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, देन उसके बाद जय, ऑटोट्रॉफिक कौन करेगा बेटा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कर सकता है? सर प्लांट लाइक। तो भैया ऑटोट्रॉफिक कौन करेगा? जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, सीधी सी बात है। इसीलिए मैंने ये 3 चीज लिख दिया, बाकी फीचर्स में बताऊंगा तो हर जगह पर आपको एक एक चीजें जानने की जरूरत नहीं, यहाँ से काफी फीचर्स हमको याद हो जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक कौन कर सकता है? तो बेटा हेटेरोट्रॉफिक कौन करेगा? फंगाई एंड एनिमल लाइक करेगा। क्लियर है? यस ठीक सर। है, चलो। रिप्रोडक्शन, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ ना सभी का एक साथ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन जो रहता है बेटा ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मोड से होता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल हम लोग जनरली देखे हैं किसमें? किंगडम मोनेरा में। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, वैसे सब नोट्स में मैं देता हूँ। हाँ, तो हो गया ये। यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोगों ने मोनेरा में देखा है, तो मोनेरा में मोस्टली जो है बेटा, ठीक है, मोस्टली किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिजन। Asexual. एसेक्सुअल टाइप ऑफ Asexual. रिप्रोडक्शन। हाँ, एसेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल में मोस्टली कौन सा टाइप का? एसेक्सुअल में भी बाइनरी फिजन। Binary ठीक है, तो fission. ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन दिया था ना, बनाया हो कि नहीं? यस सर। यस सर। है ना, आसान था ना? ज्यादा आसान था कि नहीं? Yes, sir. किंगडम मोनेरा के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ थे क्या? नो सर। नो सर। जितना पढ़े थे ऑलमोस्ट मैं दिया हूँ, कुछ कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का था, दिमाग लगाना था, है ना, और कुछ कुछ आप थोड़ा सा कई बार अपन चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ते थे। मोस्टली क्वेश्चन बनाने लायक थे। तो आपको बता दूं 80% क्वेश्चन जो रहता है वो प्रीवियस ईयर नीट के थे। क्या 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट के थे आपके, है ना, पिछले 10 साल 15 साल में जो आए थे वही था। ऐसा कुछ भारी चीज नहीं आता है, एक बार चीजों को समझ जाओगे, अच्छे से पढ़ लोगे, याद कर लोगे तो सब बन जाता है। ठीक है, चलिए, देन उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन अगर मैं देखूं तो रिप्रोडक्शन, इसका जो रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, किंगडम प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ किस टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के भी जो टाइप्स होते हैं वो, तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में क्या क्या आएगा बेटा, ध्यान रखेंगे? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, यहाँ पर भी ये बहुत ही कॉमन है, बाइनरी फिजन। ठीक है, देन मल्टीपल फिजन भी कुछ कुछ में होता है। देन स्पोर फॉर्मेशन, ये 3 मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये 3 मोस्ट कॉमन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सेल फ्यूजन। आइसोगेमी, ये टाइप है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। एन आइसोगेमी, ठीक है, ये वर्ड हो सकता है पहली बार सुन रहे हो,
ओगैमी। एक एक को अपन देखेंगे क्या क्या होता है। तो अब देखेंगे ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के भी कुछ टाइप्स होते हैं कि यहाँ एसेक्सुअल में ये इस तरीके से हो सकता है। एसेक्सुअल तो एक कॉमन मोड है कि जिसमें सेक्स ऑर्गन यूज नहीं हो रहा है, बाइपेरेंटल नहीं होते हैं, गैमेट्स का यूज नहीं हो रहा है। क्या 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 बाइपेरेंटल नहीं होते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को आप कैसे पहचानोगे? वो यूनिपेरेंटल होगा, मतलब एक ही पेरेंट होगा, दो पेरेंट यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिपेरेंटल हो गया। सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं उसमें जो गैमेट बनाए। तीसरा, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या होता है मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में डिस्कस किया है। बता बेटा हरलीन, बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन में क्या होता है हरलीन? सर सेल अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सर आप नहीं दिख, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। हाँ बेटा मैं नहीं था इसलिए नहीं दिख रहा। चलो, तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, है ना? बाइनरी फिजन में क्या होगा, ये एक सेल है, दिख रहा है? सेल दिख रहा है, छोटा तो नहीं हो गया, है ना? ये एक सेल दिख रहा है, ये न्यूक्लियस। तो क्या होगा बेटा, ये दो पार्ट में ऐसा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर हर सेल न्यूक्लियस होना जरूरी है? अगर वो यूकैरियोटिक है तो। यस सर। कौन पूछा? हेमंत। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो बेटा, कैसे डिस्टिंग्विश करते हो? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिस्टिंग्विश ही न्यूक्लियस के बेसिस पर किया जाता है। तो किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है ना? समझ आ रहा बात? प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, जेनेटिक मटेरियल। तो जो यूकैरियोट है ट्रू न्यूक्लियस, प्रो मतलब फॉल्स न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो वो प्रोकैरियोट है, दैट इज मोनेरा। और बाकी जितने चार किंगडम है ना, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटियन एंड एमेलिया, ये ट्रू न्यूक्लियस, तो सभी सेल में न्यूक्लियस होगा। ठीक, चलो तो ये बाइनरी फिजन समझ आया बेटा? मतलब बाइनरी का मतलब समझते हो आप लोग? दो बाइनरी यूनिट, बाइनरी डिजिट बोलते हैं ना बेटा। ठीक है, दो डिजिट को बाइनरी डिजिट, ऐसा आप लोग मैथ में पढ़ते ना था, है ना, जूनियर क्लासेस में। मल्टीपल फिजन, हाँ बोलो। सर बाइनरी फिजन में तो ट्रू न्यूक्लियस लगता है ना? ऐसा नहीं बेटा, बाइनरी फिजन में ट्रू न्यूक्लियस, सेल डिवीजन के लिए सेल होना जरूरी है। न्यूक्लियस है कि नहीं है, वो उसमें सेल ऑर्गेनेले है कि नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। सेल डिवीजन इज अ बेसिक प्रोसेस। किसी भी सेल को डिवाइड करना है उसके लिए दो ही चीज चाहिए, एक सेल चाहिए, एक जेनेटिक मटेरियल चाहिए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, आरएनए चाहिए बस। डीएनए। न्यूक्लियस है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके सर। ये डिवीजन है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का एक प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस का डिवीजन, ये भी प्रोसेस। ठीक है, डिवीजन के प्रोसेस है ये, इनको बाकी चीजों से मतलब नहीं है। आप बैक्टीरिया से इसको रिलेट मत करो। ठीक है, चलो देन मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो मल्टीपल फिजन में होगा क्या, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल हो जाएगा। दिख रहा है ना, मैं बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, अब क्या होगा कि सारे के सारे न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर से घिरना मतलब बाउंड्री उसमें स्टार्ट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन का। देन उसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हट जाएगा और हर एक न्यूक्लियस एक सेल के रूप में बाहर आ जाएगा, ऐसा। तो एक सेल से कितना सारा सेल बना, एक सेल से कितना सारा सेल बना, कितना सारा, बहुत सारा, मल्टीपल फिजन। तो एक सेल से बहुत सारा सेल बन जाता है, वो मल्टीपल फिजन हो गया। फिजन मतलब एक डिवीजन। ठीक है, समझ आया बात कि नहीं समझ आ रहा है? ऐसा बहुत सारा बना। ठीक है, तो एक से दो बना, और एक से बहुत सारा बना, दैट इज मल्टीपल फिजन। अब ये स्पोर फॉर्मेशन क्या चीज है भैया? स्पोर फॉर्मेशन बताया था क्या आप लोगों को? नहीं बताया हो?
स्पोर सर एंडोस्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बताए थे। सर वो वो वाला। एंडोस्पोर आप बता। हाँ वो, हाँ तो जैसे हम लोगों ने, मैंने एक एग्जांपल बताया था कि बैक्टीरिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, फंगाई जैसे। याद है? एग्जांपल बताओ उसका। यस कौन कौन सा बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? वो प्लांट कहाँ है ना बिना, वो नहीं बेटा, वो फिलामेंटस अलग है, वो स्पोर नहीं बनाता। कोनोडिया। कोनिडिया तो बेटा वो टाइप है, वो एक। मैं एक सर बैक्टीरिया क्वेश्चन का क्या है? नाम, मैं बैक्टीरिया का नाम पूछ रहा हूँ जो फिलामेंटस होता है और जो स्पोर बनाता है। कोनिडिया बनाता है, कोनिडिया, फिर उसके बाद स्पोर। बैक्टीरिया का नाम मैंने लिखा था, बैक्टीरिया का नाम पढ़े नहीं हो आप लोग? कोनिडिया फॉर्मेशन के बाद आखिरी में मैंने एक एग्जांपल के रूप में वो बैक्टीरिया का नाम, वो बैक्टीरिया का नाम बहुत बार आ चुके हैं नीट में, ठीक है, आते रहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस। एनेबिना। नहीं बेटा, एनाबिना नहीं, वो फिलामेंटस है, वो स्पोर नहीं बनाते हैं वो, ठीक है। कोनिडिया ओनिडिया ये लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ध्यान रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया जो रहता है वो ये सब बनाता है। अब देखो वो तो बैक्टीरिया का हो गया, ये अपना प्रोटिस्टा है। तो स्पोर जो रहता है बेटा, ये क्या है? ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म होता है, स्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म होता है जिसमें क्या होगा कि मान के चलो कि जैसे ये कोई एक सेल है, ध्यान देना है, जैसे कोई एक सेल है, ये क्या करेगा बेटा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें स्पोर्स होंगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें ऐसा स्पोर्स होगा। तो ये क्या, स्पोरेंजियो, ये स्पोरेंजियम रहता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स हैं, ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है, ठीक है। ये स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं। तो एक्चुअल में ये स्पोर्स दे आर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक तरीका है स्पोर बनाना, ठीक है। स्पोर कोई ऑर्गेनिज्म तभी बनाता है जब वो एकदम अनफेवरेबल कंडीशन में हो। क्यों बेटा? क्योंकि स्पोर के बाहर ये जो स्पोर है ना, ये आगे चल के एक सेल बनेगा, आगे चल के एक सेल बनेगा। तो एक सेल मॉडिफाई हो गया ऐसा, है ना, और हर एक स्पोरेंजिया मतलब एक थैली जो होती है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, एक सेल ऐसा मॉडिफाई हो गया और एक थैली बनेगा, स्पोरेंजियम बोलते हैं। और उस जो थैली है उसमें बहुत सारे स्पोर बनेगा, और स्पोर आगे चल के क्या होगा, जर्मिनेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा ये फट गया यहाँ से, ठीक है, ऐसा ये यहाँ से रप्चर हो गया, तो क्या होगा, अब ये जो भी स्पोर्स हैं ये हर एक सेल बना लेंगे, ऐसा हर एक एक स्पोर एक एक सेल बना लेंगे। तो ये इसमें कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, और ये इसीलिए एसेक्सुअल टाइप है। तो स्पोर फॉर्मेशन जनरली जो है वो फंगस के द्वारा किया जाता है, जनरली फंगस के द्वारा स्टार्ट किया गया था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब मुझे बताओ कि स्पोर फॉर्मेशन कौन सा टाइप का प्रोटिस्टा करेगा फिर? फंगाई लाइक। फंगाई लाइक। फंगाई लाइक, ठीक है। फंगाई लाइक जो प्रोटिस्टा होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ऐसा स्पोरेंजिया बनाने वाला ऐसा स्टॉक स्पोरेंजिया थैली, उसमें स्पोर्स, ये मोड होता है, मतलब ये कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फंगाई में। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फंगाई में। तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरीके का भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी वो फंगाई लाइक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये समझ आ रहा सर ये है? जो स्पोर्स होंगे वो आगे चल के Yes, कैसे sir. रिप्रोड्यूस करेंगे? जैसी फेवरेबल कंडीशन होगा ये जर्मिनेट करते हैं बेटा। स्पोर्स जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स, फंगस के स्पोर्स, ठीक है, ये इतना लाइट होते हैं कि ये हवा में भी तैरते रहते हैं, हवा में, ठीक है, बहुत लाइट होते हैं। और बहुत ज्यादा तेज गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी से भी इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि स्पोरोपोलन इसमें क्या है, एक ऐसा मेम्ब्रेन कवर्ड होता है, इसके बाहर का जो कवरिंग होता है वो बहुत टफ होता है, जो उसको हर एक अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, ठीक है। तो आप इनके स्पोर को 100 साल तक के जीवित रख सकते हो, इतना ज्यादा तक ये चल पाते हैं, मतलब डोरमेंट स्टेज में आ जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में, इसके अंदर इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे। अब 50 साल 100 साल तक रख लो, उसका जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन दोगे जर्मिनेट कर लेगा, जैसे डिजीज आ जाएगी, जान आ जाएगी उसमें, और फिर ये बहुत सारे में ऐसा फैल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोग कभी देखो ना, जैसे फंगस में आप देखते हो
कि आप लोग सोचते हो कि यार इतना घर को साफ सुथरा रखें, ठीक है, बढ़िया साफ सुथरा सब चीज रखें, उसके बावजूद भी खाने में, जैसे हम फ्रिज से बाहर रखते हैं खाना को, उसके बावजूद भी उसमें फंगस कैसा लग जाता है? कभी नहीं सोचे आप लोग? आया कहाँ से? कभी सोचे आया कहाँ से? हमारे घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, या बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, जो भी, या मम्मी पापा हैं या दादा दादी नाना नानी, वो लोग जब भी आप किचन में जाते हो या कोई चीज निकालते हो, तो आप लोगों को एक हमेशा एक चीज के लिए टोकते हैं, क्या? हाथ से मत निकालना, चम्मच से निकालो। बोले हैं कभी? बोलते हैं यस कि सर। यस सभी सर, लोगों को, है ना, डांटते हैं, चिल्लाते हैं। यस सर। क्यों ऐसा बोलते हैं? सर क्यों ऐसा खासकर बोलते हैं? अचार को। हाँ, खासकर अचार को। हाँ, तो अचार हो या कोई भी फूड हो, आपको डायरेक्टली हाथ से नहीं निकालना, वो भी बिना हैंड वॉश किए अच्छे से, है ना, बिना हैंड वॉश किए अच्छे से। कारण क्या होता है, जब खाना गर्म होकर के पड़ा रहता है और ढका रहता है, तो उस पे बहुत ज्यादा एयर या बाहर की कोई चीजें टच नहीं होती है डायरेक्टली। जैसे ही आप अगर बहुत अच्छे से हैंड वॉश नहीं किया और आप टच करते हो, तो बेटा आपके हाथ में तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे फंगस के भी स्पोर्स होते हैं, इनके भी स्पोर्स होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके हाथ। समझ आ रहा है बात? अगर इधर टच वच किए हो तो क्या होगा, वो फंगस फंगस बैक्टीरिया चला गया, अब क्या होगा, उसे फूड पॉइजनिंग होता है। इसीलिए बोलते हैं हाथ वाला, हाथ धोने के बाद भी कई बार बना, क्यों? आदत हो जाती है, फिर इधर आया, हाँ क्या बनाया है, ऐसा चाहिए। तो ये गंदी आदत होती है, इसीलिए बोलते हैं अचार अचार को मत छुओ। क्यों? ताकि उसमें फंगस ना लग जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसमें, अगर तेल वेल कम है तो। वैसे ज्यादा तेल रहता है तो कुछ भी करो ज्यादा खराब होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो ये स्पोर्स बहुत Yes, ज्यादा sir. रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, है ना, लाइक सर फंगाई। सर ये तीनों मेथड में सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? सब ऑर्गेनिज्म अलग अलग है ना बेटा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है। हम कोई एक ऑर्गेनिज्म का नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का पढ़ रहे हैं। तो किसी Yes, ऑर्गेनिज्म में ये मोस्ट कॉमन है, जैसे कि फंगाई लाइक में है। मल्टीपल फिजन जो रहता है एनिमल लाइक में है, ठीक है। बाइनरी फिजन जो है वो प्लांट लाइक एनिमल लाइक दोनों में है, ठीक है। प्लस बाइनरी फिजन प्लांट लाइक एनिमल लाइक दोनों में है, मल्टीपल फिजन प्लांट लाइक और एनिमल लाइक और हमारा फंगाई लाइक, तो ऐसा सभी में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा स्पेसिफिक इसमें नहीं है। एक एक करके मैं बताऊंगा कि भैया ये स्पेशली किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, ये किसमें, ये किसमें। क्लियर है? चलो देन आइसोगैमी। अब ये अमीबा आइसोगैमी, कितना आता है? अमीबा इसी में आता है बेटा, प्रोटिस्टा में आता है। एनिमल लाइक, ओके। अमीबा जो होता है वो एनिमल लाइक होता है। ठीक है, चलो देन अब देखते हैं बेटा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक साथ बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग अलग अलग पढ़ोगे, प्लांट लाइक, फंगाई लाइक, एनिमल लाइक, तो कई बार चीजें ना याद नहीं रहती है लोगों को कि भैया ये कौन कौन सा कहाँ कहाँ पढ़े थे आप। ठीक है, तो इसलिए एक साथ बता दिया मैं, ताकि क्या है आप लोगों को ये टाइप्स याद रहे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है इन किंगडम प्रोटिस्टा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलग अलग पढ़ोगे तो कई बार स्किप हो जाता है, एक साथ चीजों को अरेंज करके पढ़ लो, इधर लेफ्ट इधर राइट पढ़ लो, बढ़िया एक बार में याद हो गया। ठीक है, तीन इधर ये मोड है भैया। अब उसके बाद एक एक करके मैं बताऊंगा ये किसका, ये किसका, ये किसका। चलो आइसोगेमी, आइसो का मतलब क्या होता है? सिमिलर, एक जैसा। गैमी मतलब गैमेट्स। क्या हो गया? अरे बाबा क्या हो सिमिलर गया? गैमेट। हाँ कुछ नहीं सिमिलर, हुआ सर। कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के गैमेट्स मतलब आइसोगेमी में देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया दो तीन चीजें हमको देखना रहता है। पहला भैया दो ऑर्गेनिज्म है, बाई पेरेंटल होना चाहिए, है ना, और दो गैमेट्स बनने चाहिए, मतलब एक इधर से एक इधर से गैमेट्स बनने चाहिए, देन उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आइसोगेमी में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स आर सिमिलर इन शेप, सिमिलर इन शेप। ठीक है, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर दोनों बोल सकते हैं, शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आ रहा बात? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आइसोगेमी का अगर एग्जांपल वो दो क्या डायग्राम अगर बनाऊं, तो ये आइसोगेमी, दो एक जैसे गैमेट, इसमें से मेल कौन सा फीमेल कौन सा है? मतलब भाई सर कोई भी दोनों में हो से कोई सकता एक है। भी हो सकता ही आप पहचान कोई भी पाए। हो सकता है, नहीं मालूम चल रहा है ना, नहीं मालूम चल रहा है, इसीलिए वो आइसोगेमी। ठीक है, आइसोगेमी। एन आइसोगेमी मतलब
ए, जहां भी ए आता है, ए फॉर ए सिमिलर। एब्सेंट, ठीक है। ए से हम कहीं भी मतलब एब्सेंट को बायोलॉजी में या फिर साइंस में या बहुत सारे जगहों पर ए वर्ड जो रहता है किसी का एब्सेंस को बताता है वो। जैसे भाई आज जैसे कोई नहीं आया, जैसे मान के चलो किसी का नाम त्रिशा सर है, हम लोग ठीक तो है। आए हैं। हाँ, जैसे मान के चलो त्रिशा नहीं है तो ए त्रिशा हो गई। अब जैसे मान के चलो जो सेक्सुअल नहीं है, क्या बोलोगे उसको? सेक्सुअल। समझ आ रहा बात, Yes. है ना? यस सर। एरोबिक है एन एरोबिक। समझ आ रहा बात? ए जो रहता है वो किसी के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो, तो अब ये क्या भैया, गैमेट्स हैं लेकिन सिमिलर नहीं है। एन आइसो, ठीक है, मतलब सिमिलर गैमेट्स नहीं है, डिसिमिलर टाइप के गैमेट्स। एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स। नहीं मालूम लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल। oogamie में क्या होता है? oogamie जो रहता है ये हायर ऑर्गेनिजम्स, लोअर से हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। बाकी ये जो रहता है ये मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो oogamie में क्या होता है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, एक मेल एक फीमेल। तो मोस्टली फीमेल्स आर लार्जर इन साइज एंड मेल जो रहता है वो मोस्टली स्मॉलर इन, ठीक है। तो ये मान के चलो ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट जो रहता है वो जनरली सर्कुलर स्फेरिकल शेप का होगा और मेल गैमेट जो रहता है वो जनरली स्फेरिकल शेप का नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया दो स्फेरिकल शेप, फीमेल, ठीक है। यहाँ पर लेकिन बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट रहेगा, मेल हमेशा छोटा रहेगा, फीमेल गैमेट हमेशा बड़ा साइज का रहेगा। लाइक ह्यूमन में भी जैसे ये एग है, ठीक है, ये एग साइज ये है, जैसे कि मान के चलो भैया ये एग है, ठीक है, ये एग है, तो स्पर्म कितना बड़ा होगा? स्पर्म बहुत छोटा होगा, ये स्पर्म, ठीक है। तो ये एग है, ये स्पर्म है, दैट इज फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, इतना छोटा डिफरेंस होता है। तो वही मैं बताया कि और मोटाइल भी हो सकता है ये, है ना, oogamie में मोटाइल भी हो सकता है लाइक ह्यूमन स्पर्म। तो वही मैं बताया oogamie लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग शेप साइज के होंगे, साइज और शेप दोनों अलग अलग, साइज भी अलग है, उनका शेप भी अलग अलग है। यहाँ पर शेप एक जैसा हो सकता है लाइक स्फेरिकल, ठीक है, लेकिन साइज डिसिमिलर रहेगा। यहाँ साइज एंड स्ट्रक्चर शेप सब अलग अलग रहेगा। यहाँ क्लियर हो रहा है? ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है बस, यस सर। है ना। एग्जाम में आता है कि क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। चलिए सर हाँ बोलो। सर मेल और फीमेल में से कौन सा मोटाइल है? फीमेल मोटाइल नहीं होते, ध्यान रखेंगे, चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे हायर ऑर्गेनिज्म हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मेल ही मोटाइल होता है, याद रखिएगा, मेल गैमेट ही मोटाइल होगा। लोअर से हायर किसी भी ऑर्गेनिज्म में लोगे तो मेल गैमेट ही मोटाइल होगा, ठीक है, ध्यान रखें। क्या लिख रहा हूँ, इसका एग्जांपल लिख सकते हो, अमीबा लिख लो चाहो तो, पैरामेशियम, जो बहुत बेसिक एग्जांपल है वो लिख लो, यूग्लिना, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ठीक है। फिर मैं हटाऊंगा बेटा इसको, है ना, आप लोग लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना। मल्टीपल फिजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हो, यस सर। क्लास 10th में भी आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मल्टीपल फिजन का टाइप, मल्टीपल फिजन के जो रिप्रोडक्शन के टाइप, ठीक। बेटा लक्की आपका बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू होता है क्या? यस सर। तो बेटा मोबाइल से चलाते हो या वाईफाई से? मोबाइल नेटवर्क ही चलाते हो? थोड़ा अच्छा Yes, नेटवर्क sir. रखो बेटा, है ना, अच्छा नेटवर्क रखो, बार बार जाएगा तो इंटरेस्ट भी कम होता है, तो चीजें बीच बीच में मजा भी नहीं आता है, ठीक है। चलो हटा दूं मैं?
Yes, sir. इसके एग्जांपल्स आते हैं जनरली, बाइनरी फिशन इसमें क्या होगा, पैरामेशियम में क्या होगा, यूग्लिना में क्या होगा, अमीबा में क्या होगा, ठीक है। मल्टीपल फिशन ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जांपल, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन ही होता है, ठीक है। अमीबा हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, अमीबा में दोनों पाया जा रहा है, देख रहे हो आप लोग अमीबा में, ठीक है। तो ये जनरली अमीबा, अगर आपसे पूछेगा कि इन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम अमीबा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, तो ध्यान रखेंगे बाइनरी फिशन, ठीक है। अमीबा में मोस्ट ऑफ द टाइम बाइनरी फिजन होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन जब होता है, मतलब अमीबा को रिप्रोड्यूस करने के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो ये क्या करता है, अमीबा अपने बाहर फिर से एक कवरिंग बना लेता है, ठीक है, जो कई दिनों से लेकर के हफ्तों, महीनों या सालों तक वो उसी कवरिंग के अंदर रहता है अमीबा, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो एक साथ भयंकर सारा बनता है, मतलब मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू एक साथ बहुत सारा बनेगा, फिर वो 1 से 2, 2 से 4 नहीं बनेगा, एक साथ बहुत सारा बाहर निकलेगा, ठीक है। सर मतलब मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा कि फेवरेट? मोनोसिस्टिस सिरेटियम, ये समझ आ रहा है? मोनो CYSTIS, मोनोसिस्टिस सिरेटियम, ठीक है, समझ आ रहा है? CERATIUM सिरेटियम, इसका प्लाज्मोडियम, ठीक है। फटाक से कर लो, फिर हटा रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। आप लोगों का स्कूल चालू हो गया कि नहीं? यस सर, यस सर। ये ऐसा हो गया। बायो में कितना हो गया? नो सर चैप्टर सेकंड चल रहा है हम लोग। सर कौन यूनिट सा? 2 स्टार्ट हो गया। सर एनिमल किंगडम स्टार्ट हो गया। एनिमल किंगडम चालू हो गया? कितना दिन हो गया? यस सर। सर मॉर्फोलॉजी भी चल। यस हाँ सर, सर, हमारे में तो मॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो गया है। सर हम लोग का भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। फाइव किंगडम सर हम लोग को तो एग्जाम से एग्जाम सर कहाँ का प्री चल रहा है? मिड। यस सर। अभी एग्जाम हो रहा है यस 11th सर का? ऑनलाइन हो रहा है। यस सर, आज यूनिट फर्स्ट टेस्ट एग्जाम चल रहा था। है। किसका? आज केमिस्ट्री का था। अरे तो कैसे कर रहे हो फिर आप लोग? तो यहाँ तो हुआ नहीं ज्यादा, पढ़ रहे हो खुद से? ऐसे खुद से चैप्टर पढ़ लो। 1 और चैप्टर 2 का ही था। हाँ हाँ, तो ये सब तो आप लोगों को आता होगा, आप लोगों के स्कूल में ये सब तो हो गया है। यस सर हो तो गया। कैसे भाई? तो फिर आना चाहिए। तो बताओ फिर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट बोलो। क्रेसोफाइट्स, फोटो सिंथेटिक, प्रोटिस्टा, है ना, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। सेप्रोफाइट्स, हाँ, फंगाई लाइक प्रोटिस्टा, या फिर सेप्रोफिटिक और मिक्सोट्रॉफिक प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ, एंड हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा। हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा, ठीक है। चलो, तो फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा, है ना। तो ये मैं 3 कैटेगरी बताया हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटिस्टा का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है? मोड ऑफ मैंने न्यूट्रिशन, 3 क्लासिफिकेशन बताया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, तो प्रोटिस्टा का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से फीचर पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए मैं ये अलग अलग लिखा हूँ, ध्यान देंगे, ठीक है।
तो प्रोटिस्टा का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर है ना? तो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन कि भैया वो फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, सैप्रोफिटिक है, मेसोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक जो रहता है ये प्लांट लाइक होगा, तो ये क्या आएगा इसमें, क्या आएगा बोलो, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा, इसमें 3 कैटेगरी होगा। क्या क्या 3 कैटेगरी होगा बोलो? क्राइजोफाइट्स, ठीक है। इसमें छोटा सा एग्जांपल बस लिख लिया ना, डायटम्स, ये जरूरी है यहाँ पर लिखना क्योंकि यही एग्जाम में आ जाता है। देन उसके बाद डिनोफ्लैजिलेट्स, देन उसके बाद यूग्लिनोइड्स। सर यूग्लिनोइड्स तो मेसोट्रॉपिक दिखाता है। हाँ बेटा, दोनों टाइप का होता है। यूग्लिना जो रहता है, दे आर प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक बोथ, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट लाइक एनिमल लाइक दोनों न्यूट्रिशन होता है ना, लेकिन इसको मोस्टली इसको प्लांट में लेते हैं, ठीक है। इसमें दोनों फीचर्स होते हैं। सर अपने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में सेकेंड को कैसे स्पेल करेंगे? किसको बेटा? प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो? डिनोफ्लैजिलेट्स। अरे कुछ भी प्रोनाउंस करो ना, आपसे इंटरव्यू थोड़ा लेंगे नीट में, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए चीजें क्या है बस। बाकी है ना, ये इंग्लिश रायपुर के जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, कई लोगों को इंग्लिश भी नहीं आता है अच्छे से बोलना। आप लोगों को जितना इंग्लिश नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, ठीक है। चलो वो सब पे ध्यान मत दो, कंटेंट इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में। चलो देन प्रोनाउंस जो रहता है आप पढ़ोगे, मैं बोलते जाऊंगा। वैसे बहुत अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं कई चीजों को, मैं एकदम सिंपल तरीके से जैसा आता है वैसे कर। चलो देन उसके बाद मिक्सोट्रॉपिक, दैट इज फंगाई लाइक। क्या होगा इसमें? स्लाइम मोल्ड। फंगाई लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है। वैसे इसको प्रोटिस्टा नहीं बोलते हैं, प्रोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्लाइम मोल्ड। हाँ, आप लोग फोनिक्स पढ़े हो क्या? यस फोनिक्स पढ़े हो? फोनिक्स वगैरह बचपन में सिखाते हैं? यस सर। हाँ, मैं तो अभी भी जाना हूँ, मेरे बेटे को जब से पढ़ाना चालू किया है ना, KG2 में है, तो उसको पढ़ाते हैं तब मैं जाना। अच्छा, ऐसे भी कोई चीज होती है क्या? ये तो हम लोग वो सब नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलिए देन हेटेरोट्रॉपिक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड क्या है भैया? फंगाई लाइक, ध्यान रखना। हेटेरोट्रॉपिक में क्या क्या आएगा? प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक। ये मैं जो लिख रहा हूँ ना बेटा, ये जो शुरुआती चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। कौन सा क्या होता है, बाकी अंदर अगर आपको याद रह जाएगा। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उसको याद ही करना है, बस यहीं तक समझने लायक रहता है, ठीक है। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में क्या क्या आएगा बोलो भाई? एमोबाइड प्रोटोजोआ, अमीबॉइड, देन फ्लैजिलेट्स और सिलिएटेड प्रोटिस्ट, स्पोरोजोआ एंड स्पोरोजोआ प्रोटिस्ट, या स्पोरोजोइड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन, फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर डिकम्पोजर या सेप्रोफिटिक और क्या बोलते हैं? कंज्यूमर डिकम्पोजर भी बोलते हैं। कंज्यूमर, लाइक मैं लिखूंगा कंज्यूमर डिकम्पोजर, ठीक है। और सेप्रोफिटिक, मिक्सोट्रॉपिक, फंगाई लाइक, दैट इज स्लाइम मोल्ड। तो ये कोई एग्जांपल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्रेजोफाइट्स इज अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, डिनोफ्लैजिलेट्स आर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यूग्लिनोइड्स इज द ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। समझ आया बात? ये कोई ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल नहीं है, पहले से ध्यान रखना। जैसे ये भी ग्रुप है, ठीक है। ये अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सिलेटेड, स्पोरोजोआ, ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दैट इज ग्रुप ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो भाई सीधी सी बात है, अमीबॉइड में क्या आएगा? एकदम बेसिक से आप लोगों को
मालूम होगा भाई क्या, अमीबॉइड, अमीबा, अमीबा जो रहता है यहाँ पर आएगा। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में ये 4 में से एक कैटेगरी का एग्जांपल अमीबा होगा, मतलब अमीबॉइड में अमीबा आएगा। अब ऐसा नहीं कि अमीबा तो सर एक ही होता है, नहीं, अमीबा की बहुत सारी वैरायटीज। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हटा दो। यस सर। Yes. चलो, अब ये कंज्यूमर डिकम्पोजर क्या होता है? जो डिकम्पोज करता है, सड़ाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को ये फंगस का, फंगस या फंगस जैसा जो ऑर्गेनिज्म है उसका मेन न्यूट्रिशन वो लोग कैसे करते हैं, है ना? जब ये आएगा तो फिर अपन देखते हैं। तो अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ये इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो बेटा, एक और चीज है, थोड़ा सा आप लोग ना इस चीज को ध्यान रखना कि आप लोगों के स्कूल के हिसाब से हम लोग नहीं चल सकते। ठीक है, पहले से बता रहा हूँ, सिलेबस आपका होगा लेकिन हम अपने हिसाब से कराते हैं। अब हमारा हिसाब क्या है कि भाई अब आपके स्कूल में जैसे क्लासिफिकेशन को छोड़ के अब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में कूद गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वहां नहीं कूद सकते। ठीक है, एक सिस्टमेटिक जो है उसको फॉलो करेंगे। अगर मेरे को ये एक क्लास लग रहा है तो मैं एक क्लास में ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं इसको आधे घंटे में निपटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि चीजों को शुरुआत में ज्यादा समझना पड़ता है चीजों को। ठीक है, बाद में आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर चुके होगे तो आपको चीजों को पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा, फटाफट चीजें ग्रिप में आ जाती हैं, समझ आ जाता है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है स्कूलों में एक सिस्टम फॉलो होता है कि मैंने आज चालू किया, मतलब 1 महीने में इतना कोर्स कंप्लीट करना है, तो मुझे 1 महीने में इतना नहीं करना है, 1 महीने मुझे इतना नहीं करना है, मुझे 1 महीने में इतना ही करना है, उसके दूसरे महीने में इतना करूंगा, लेकिन आगे चल के मैं इतना करा सकता हूँ 1 महीने। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में समय ज्यादा देके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है। तो मेन यही होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बेटा, पेरेंट्स थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, अरे सर स्कूल में एग्जाम चालू हो गया है और कोचिंग में नहीं हुआ है। तो बेटा हम उस स्पीड से कराएंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, बेटर है फिर स्कूल का ही पढ़ लो, क्योंकि हम इतना टाइम देंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते हैं, थ्योरी पढ़ा दी, एक आसा ऐसी तुच्चा सा क्वेश्चन करा दिए, समझ आ रहा? बताया इक्वल्स टू एम है, हाँ ये फोर्स इतना लगा, एक्सेलरेशन निकालो, मास, हाँ ये हो। तो इस टाइप का नहीं होगा, तो थोड़ा टाइम हम को लगता है। ठीक है बेटा? यस ठीक सर, है भाई, चलेगा। है ना? यस सर। यस। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? सबसे पहले क्या देखे थे? क्राइजोफाइट्स। ठीक है, क्राइजोफाइट्स। अब क्राइजोफाइट्स का जो एग्जांपल है क्या है भैया, मैंने बताया था डायटम्स। अब ये डायटम्स क्या होता है? देखो, डायटम्स का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि तो 2 एटम होते हैं क्या इसमें, ये मॉलिक्यूल, ये कोई मॉलिक्यूल है नहीं, ऐसा नहीं है। डायटम्स क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये सोप बॉक्स के जैसा इसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा जैसे सोप बॉक्स होता है ना, एक के ऊपर एक ऐसा फिट हो जाता है, ये ऐसा। तो इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा सोप बॉक्स के जैसा है। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल होता है, इसमें सिलिका रहता है। सिलिका, सिलिका समझते हो आप? यस सर। सिलिका, ठीक है। तो बेटा सिलिका होने के कारण क्या होता है, सिलिका होने के कारण क्या होता है, इसका सेल वॉल एकदम टफ हो जाता है। पत्थर, पत्थर ही तो है बेटा सिलिका, पत्थर में क्या रहता है, सिलिका ही रहता है, सिलिका पार्टिकल्स। ठीक है, तो सिलिका जो रहता है वो इसके सेल वॉल में डिपॉजिट होते जाता है। जनरली ये मराइन ही होते हैं, जनरली ये मराइन ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और इनका सेल वॉल टफ होता है। डाई एटम्स अगर मैं देखूं तो सोप बॉक्स के लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके सेल वॉल में सिलिका होता है। अब सिलिका हार्ड है, तो जब भी इनका डेथ होता है तो बेटा पत्थर तो मरता नहीं है ना, पत्थर तो मरता नहीं है। तो जब इनका डेथ होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है सबसे पहली बात। ठीक है, तो जब इनका डेथ होता है तो क्या होता है, जैसे समुद्र में है फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे मराइन है, तो समुद्र में क्या होता है, धीरे धीरे जिस जगह पर ये लोग रहते हैं, हाँ एक और चीज, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये लोग फ्लोट करते हैं, प्लैंक्टॉन्स, इसको हम प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, प्लैंक्टॉन्स, बेंथॉन्स, 2 वर्ड है, इसको ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सी, ये है ना, ये समुद्र है, ये वाटर है, ये ऐसा। ठीक है, ये जमीन है, क्या है, ये जमीन है, ये सॉइल है, ये वाटर का सरफेस है। तो होता है क्या है बेटा, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक बेंथोस, बेंथोस, बेंथोस ऑर्गेनिज्म या एनिमल होते हैं, और एक होता है प्लैंक्टॉन्स,
प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। तो जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं जनरली, ठीक है। प्लैंक्टॉन्स ऊपर ऊपर की तरफ, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो ऊपर ऊपर की तरफ, दैट इज प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। और बेंथोस वो होते हैं जो नीचे सबस्ट्रेटम बेस में होते हैं, समुद्र के बेस में होते हैं, सॉइल में या एक्वेटिक जो एनवायरनमेंट है उसके बेस में बोलेंगे, ठीक है। और जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं दे आर प्लैंक्टॉन्स। ये दो वर्ड को ध्यान रखना। प्लैंक्टॉन्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। प्लैंक्टॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटो प्लैंक्टॉन्स, और एक ज़ूप्लैंक्टॉन्स। अब इसमें से प्लांट लाइक कौन होंगे? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो डायटम्स आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स और ज़ूप्लैंक्टॉन्स। भैया फोटोसिंथेसिस करते हैं, बताया हमने, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैंने बताया ना, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा बेटा, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। समझ आ रहा बात आप लोगों को? डायटम्स को गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं इसका कलर के कारण। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को ये मालूम है कि आपके घर में या आसपास में ग्रीन प्लांट्स होते हैं? यस सर। देखिए हो कभी आप लोग कौन से प्लांट सर? ग्रीन प्लांट्स बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। क्यों भी आयुष पाठक देखे हो बेटा ग्रीन प्लांट्स? यस सर। अमन ग्रीन प्लांट्स देखे हो? यस सर। हाँ बेटा सब देखे हैं, ठीक है। कई लोग कुछ अलग ग्रीन प्लांट तो, अरे भाई ग्रीन प्लांट कोई सा भी यार, घास वास जो भी पेड़ पौधा, नीम का पेड़ है, जाम का पेड़, बहुत सारा मेरे घर में बहुत सारा लगा हुआ है। मेरे को बहुत शौक है ग्रीनरी में रहने का, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, व्हाई आर दे आर ग्रीन? सर उनका कलर है। क्यों क्यों कलर है? क्लोरोफिल। कोई भी चीज क्लोरोफिल बाहर से नहीं होता, सब अंदर से होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल उनका जो पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट। क्लोरोफिल भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के, क्लोरोफिल ए बी सी ऐसा। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल कौन सा टाइप का क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स होते हैं, है ना, जो क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल है, बहुत सारे अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं प्लांट में, ठीक है। तो जो पिगमेंट होगा वैसा वो कलर दिखेगा उसके में, ठीक है। मालूम है नहीं कलर कैसे दिखता है हम लोगों को? किसी भी कलर वाला मतलब लाइट तो बेटा सातों कलर होते हैं, कोई भी जैसे कि मान के चलो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, आपको ब्लैक इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है, बाकी इसमें जो लाइट टकराएगा, ठीक है, इसमें जो लाइट टकराएगा बस ब्लैक बाहर आएगा, इसलिए आपको ब्लैक दिख रहा है, बाकी सारा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस। तो क्या हो गया, ब्लैक दिख रहा है, टकरा के दिखने वाला कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप लोग। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे प्लांट है, चाहे ये भी एक प्लांट टाइप ही है, तो जो भी कलर दिखता है वो उसके पिगमेंट के कारण होता है, प्लांट या प्लांट लाइफ में, ठीक है। तो ये गोल्डन एल्गी है, इसका मतलब ये जो गोल्डन कलर है इसके पिगमेंट के कारण है। आगे हम देखेंगे और भी अलग है, नीला, पीला, हरा, हरा है ना, पीला, इस टाइप का, लाल, इस टाइप का भी कलर होता है। आप लोग देखे हो ना रेड फ्लावर? बताओ रेड फ्लावर का एग्जांपल। रोज, हिबिस्कस। सर रोज, हिबिस्कस एक जन बोली ना, यस सर, सर रोज, ये लोगों का दिमाग सर गुलाब, उससे अच्छा क्या हो सकता है? तो ये सब क्या बेटा पिगमेंट्स के कारण होते हैं, ठीक है। तो इसको गोल्डन एल्गी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डायटम्स फाइटोप्लैंक्टन से, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो समुद्र का जो सरफेस है वो थोड़ा सा चमकता है कभी कभी, वो इसीलिए होता है क्योंकि डायटम्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उस जगह, इसीलिए वैसा चमकता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि ये सरफेस पर है, तो जब भी ये इनकी डेथ होगी, ठीक है, मरेंगे ये लोग, कभी ना कभी तो मरेंगे, ठीक है, या रिप्रोड्यूस होंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, तो उनका जो सेल वॉल है इसमें सिलिका है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा बेटा, धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर सॉइल में ऐसा डिपॉजिट होते जाएगा, इनके डेड बॉडी जो रहता है धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाता है, धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाता है, ठीक है, धीरे धीरे डिपॉजिट। तो क्या होगा, डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पर सिलिका, पत्थर है, तो बहुत सारे छोटे छोटे सिलिका पार्टिकल जो सेल वॉल में डिपॉजिट होते जाएंगे और
एक इम्पोर्टेंट पत्थर का एक टाइप बनता है डाईएटोमेशियस अर्थ। इसको डाईएटोमेशियस अर्थ बोलते हैं, इस पत्थर को जो इसके डेड बॉडी से बना है। बोलो सर ट्यूलिप बी, क्या चीज बेटा? फ्लावर का नेम है रेड कलर का। अच्छा अच्छा, हाँ सर जो ये सायरोफाइट्स हैं वो पूरे प्लैंक्टन पूरे उसके अंदर आते हैं। क्या चीज? सर ये जो सायरोफाइट्स हैं वो उसमें प्लैंक्टन्स पूरे आते हैं। प्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लोट करते हैं बस। इसका आएगा ऐसा नहीं है बेटा, इसमें से एक ऑर्गेनिज्म फ्लोट करता है, ठीक है। जैसे कि आप समुद्र में अगर से बाहर ही बाहर तैरते रहोगे तो आप प्लैंक्टॉन्स कहलाओगे, बात खत्म, आप इसमें तो नहीं आएंगे। वैसे ही इसका एक ऑर्गेनिज्म है जो फ्लोट कर रहा है, प्लैंक्टोनिक्स, ठीक है। तो और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फाइटोप्लैंक्टन। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, एनिमल लाइक है ना, दे आर हेटरोट्रॉप्स। अगर हेटरोट्रॉप्स है तो वो ज़ूप्लैंक्टन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो सर ओके सर। डायटोमेशियस अर्थ, देखो डायटोमेशियस अर्थ जो होता है बेटा, ये क्या होता है, पोरस होता है, थोड़ा सा पोरस होता है, ठीक है। पोरस मतलब क्या होगा कि जैसे कोई एक पत्थर पकड़ते हो जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उससे क्या होता है, ये साउंड प्रूफिंग, जैसे कि इसका जो पत्थर होता है ना डायटोमेशियस अर्थ, इसकी जो कटिंग होती है, इसको साउंड प्रूफ रूम बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। और एज एब्रेसिव मटेरियल भी होता है, पत्थर है तो पॉलिशिंग में यूज होता है। जो सिरप और ऑयल जो रहता है उसका फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे अंदर ही अंदर छेद रहते हैं कि बहुत सारे बाहर जो कचरा रहता है उसको साफ कर देता है, एकदम फिल्टर होकर के ऑयल, सिरप, मेडिसिन, ये सब साउंड प्रूफिंग में ये यूज करते थे। अब तो बहुत कम हो गया, पहले जमाने में यूज करते थे, अभी भी कुछ कुछ जगह पर यूज किया जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है आपको, पहला तो ये डायटोमेशियस अर्थ क्यों बोलते हैं, है ना, मर गया तो ये जो सिलिका पार्टिकल होता है इसके कारण ये एक पत्थर जैसा हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट, डायएटम्स आर, डायएटम्स आर, ये आता है बेटा एग्जाम में, चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है। अब ये चीफ प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? चीफ प्रोड्यूसर कहाँ पर, ओशियन में हो रहा है, मैं बताया आप लोगों को, है ना। प्रोड्यूसर का मतलब बेटा, प्रोड्यूसर क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर है ये। मतलब आप सोचोगे ना बेटा कि हमारे जो अर्थ है, जो लैंड एरिया है, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, पानी वाला छोड़ के, जो नॉर्मल जो जमीन है जिसमें हम रहते हैं, उसमें जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं, जो बड़े जानवर हैं, हम हैं, हमको फूड प्रोड्यूसर से ही मिलता है, लाइक प्लांट से, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर तो है, दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े, लेकिन आप ये सोचो ना कि समुद्र में कहाँ है, देखे हो क्या? प्लांट प्लांट देखते हो, बहुत ज्यादा नहीं रहता, लेकिन एनिमल्स बहुत ज्यादा है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये सरफेस पे फ्लोट करते हैं और यही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बहुत जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है इनको खाते हैं, फिर वो छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़े ऑर्गेनिज्म खाते हैं, फिर बड़े को उनसे बड़े ऑर्गेनिज्म खाते हैं, ऐसा फूड चेन बनता है जो आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो गए, इकोसिस्टम में, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें मैंने बताया, क्राइजोफाइट्स आर फोटोसिंथेसिस, डायटम्स आर मेन एग्जांपल है। गोल्डन एल्गी बोलते हैं, डायटम्स क्यों बोलते हैं, तो इसका सेल वॉल सोप बॉक्स लाइक रहता है, ठीक है, ऐसा दो पार्ट में रहेगा, सेल वॉल में सिलिका रहता है, ये दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। और जब इनकी डेथ होती है तो पूरे जो सबस्ट्रेटम है उसमें ये पूरा भर जाता है, जिससे कि पत्थर के जैसा एक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। और दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशियन। आप लोगों का अगर किसी का जैसे बेटा नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करो कि प्लीज मेरे को कोई ज्वाइन करने बोलो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, कोई भी स्टूडेंट देखेंगे तो वो मेरे को बोल देंगे, ठीक है। चलो क्लियर है, ये इतना समझ आ गया बात? सर दो तीन चीजें Yes, समझ sir. गए? हाँ बोलो बोलो। यस सर नेक्टन भी तो होता है ना सर? क्या चीज? नेक्टन क्या नेक्टन बेटा? सर जैसे कि प्लैंकटन जो है वो ऐसे वाटर करंट्स में पैसिवली फ्लो करता है, तो हाँ वैसे ही नेक्टन जैसे कि वाटर करंट के अगेंस्ट करता है।
नेक्टॉन्स, नेक्टन नहीं बोलते, नेक्टॉन्स। यस सर, हाँ नेक्टॉन्स। हाँ, इंडिपेंडेंटली जो वाटर करंट में ही फ्लो करता है बेटा, वो भी है ना, वो भी सर पानी में ही स्विम करते हैं, वो मूव कर सकते हैं, वो सर मूव करते हैं उसमें। हाँ बोलो बोलो सर बोलो बेटा। ट्राइसेरेटियम क्या होता है? क्या चीज? ट्राइसेरेटियम क्या बोल रहे हो बेटा, नहीं समझ आ रहा, स्पेलिंग बोलो। सर मैं चैट में लिख। अच्छा चलो भेज दो, चलो, या बाद में सर पूछ लेना, चैट में लिख के भेज दिया था, बाद में फिर उसको देख। सर सर हाँ मुझे बोलो। वो चीफ प्रोड्यूसर वाला समझ नहीं आया। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब जैसे कि बेटा अभी, चीफ प्रोड्यूसर का मतलब है जो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है ओशियन में, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ये, ठीक है, जो मेन होते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ तो बेटा बहुत सारे जो बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, ठीक है, वो लोग फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ठीक है, लेकिन ओशियन में इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। ओशियन के नीचे आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ प्लांट की वैरायटी नहीं होती बेटा, ठीक है, ओशियन में बहुत ज्यादा प्लांट की वैरायटी नहीं होती, एल्गी वगैरह ही होता है उसमें, ठीक है, मेन प्लांट्स के रूप में बड़े बड़े प्लांट्स एल्गी वगैरह होता है। एल्गी का मतलब आप लोग जो छोटा छोटा जो आप लोग देखते हैं ना, काई बोलते हैं जिसको, वो एल्गी तो है, लेकिन वो लोअर एल्गी है। हायर एल्गी जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच मंजिला ऊपर, इतना बड़े बड़े एल्गी भी पाए जाते हैं ओशियन में, ठीक है, एक्वेटिक जो एनवायरनमेंट में। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो काफी सबमर्ज्ड होते हैं, बहुत नीचे होते हैं, सनलाइट बहुत नीचे तक के नहीं जाता है ओशियन में, ठीक है। तो बेटा आप ओशियन को तो चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए ओशियन को, फूड सप्लाई चाहिए, जैसे कि हमको ऑक्सीजन और फूड सप्लाई हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके जो प्लांट्स वगैरह से हमको मिल जाता है, ठीक है। ओशियन को कैसे मिलेगा, उसमें तो कोई ट्री वगैरह होता नहीं है। फिर तो ऐसे मत सोचो आप लोगों की, और आपको बता दूं कि पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा बेटा फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? जो हमारे आसपास जो प्लांट है वो नहीं करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस करके, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना यार कि 30% लैंड बस विजिबल है, ठीक है, उसमें भी अमेजोन जंगल वगैरह जो हो गया वो 20% के आसपास, जितना भी होता है फोटोसिंथेसिस उसमें 20-30% वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ओशियन में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? और आपको बता दूं, जितना ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पर है, ओशियन की बात नहीं कर, जो लैंड एरिया है, जितनी स्पीशीज, जितने ऑर्गेनिज्म हमारे लैंड एरिया में है, उससे कई गुना ज्यादा स्पीशीज और एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो है वो ओशियन में होते हैं। तो उनको ऑक्सीजन और फूड सप्लीमेंट कहाँ से मिलेगा? ये प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के थ्रू होता है, जू प्लैंक्टॉन्स के थ्रू। समझ आ रहा है? यस सर। क्लियर है? चलो इसको हटा रहा हूं मैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्राइजोफाइट्स के बाद क्या आएगा? क्राइजोफाइट्स के बाद क्या आएगा? डाइनोफ्लैगेलेट्स। अधिकतर यही सोचते हैं कि मेन चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो मेन होता है वो हमारे आसपास के जंगल करते हैं, लेकिन ऐसा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बेटा ओशियन से प्रोड्यूस होता है। और ओशियन में भी सबसे ज्यादा यही जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं ना वो लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो क्या होता है ना, अपन वो उस टॉपिक पे जाते ही नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए आइडिया नहीं रहता है। सर ट्राइसेरेटियम, हाँ ये बोल रहे, हाँ बोलो। सर मेरे को तो लगता था कि घास भी ऑक्सीजन देता होगा। बिल्कुल, घास ऑक्सीजन देता है ना बेटा, देता है, अच्छा। वो भी देता है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या बोला मैंने? जो ग्रीन प्लांट्स हैं या प्लांट लाइक हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ही ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा, है ना। आप लोग क्लास 10 में पढ़ते होंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में एक बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। समझ आ रहा बात? फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट, मतलब खाने बनाने के लिए वो लोग करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। हमारा ठेका लेके नहीं रखे हैं प्लांट्स लोग, वो तो एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोगों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा आभारी रहना चाहिए, है ना, उनका हाथ जोड़ना चाहिए कि वो लोग बाय
प्रोडक्ट में हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, जीवन देने वाला ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। बट हम इज्जत कहाँ करते हैं प्लांट्स की, काटे पड़े हैं, ठीक है। कई ऐसे देश है जहाँ पर लैंड एरिया कम है, तो वो लोग प्लांट्स को काटते नहीं है, जड़ समेत मशीनों से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। बट हमारे यहाँ क्या बहुत पेड़ है, और ऐसा लगता है लोगों को इंडिया में, ठीक है। रोड के बीच में आया तो प्लांट काट देते हैं। कई जगह ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको, कई कंट्रीज में एक ट्री को काटने के लिए ना इतना फॉर्मेलिटी करना, हटाने के लिए, सॉरी काटना नहीं, ट्री को हटाने के लिए रोड अगर बना रहे हो तो इतना फॉर्मेलिटी लगता है कि कई बार तो रोड बाजू से ले जाते हैं, वो प्लांट को छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। बट हमारे यहाँ तो जितना प्लांट आएगा सब काट के बर्बाद कर देते हैं। यस सर। चलो देन उसके बाद देखेंगे डिनोफ्लैजिलेट्स। अब ये डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका जो सेल वॉल होता है ये आर्मर लाइक होता है, थोड़ा हार्ड होता है, ऐसा आर्मर लाइक होता है, ऐसा हार्ड, ठीक है, ऐसा आर्मर लाइक, ऐसा। इसमें ना दो टाइप का फ्लैजिला होता है, आर्मर लाइक ऐसा हार्ड होता है, ठीक है, ऐसा। अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो इसमें ना दो टाइप का फ्लैजिला होता है, एक आपका ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो ये एक फ्लैजिला हो गया, ठीक है, ये ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो ये आपका ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। तो इसका यही मेन इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहली बात तो भैया ये फोटोसिंथेटिक है ना, अब इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। सर एक बार है और ना, स्ट्रक्चर बता दीजिए ना, वो वीडियो को हो गया था थोड़ा। मैं डायग्राम बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर बुक में जो यस दिया है सर। वही है क्या? बुक में जो दिया वही है बेटा, मैं थोड़ा अलग टाइप का बना रहा हूँ। देखो बुक में ये वाला दिया है, यस ठीक सर। है, बुक में ये वाला दिया है, मैं ये वाला बना रहा हूँ, है ना। ये इसमें दिख रहा है, ये एक सेल है, देखो इसमें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपके बुक में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये डिनोफ्लैजिलेट्स है। अब देखो यहाँ पर एक वो है, ग्रूव टाइप का है, सिंगुलम ग्रूव है, ऐसा गड्ढा टाइप का, उसमें ये फ्लैजिला है, ये दिख रहा है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला है यस सर। ये देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला है ऐसा, और यहाँ से ऐसा निकला ये लंबा सा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ठीक है। तो ये क्या है, आउटर स्ट्रक्चर, ये आर्मर प्लेट है, जैसे आर्मर समझते हो आप, तो ये दिख रहा है जैसे कवच, तो योद्धा लोगों का कवर होता है, वो होता है ना जो लड़ाई करते हैं, यस उनके लिए सर। कवच होता है, इट इज आर्मर, है ना, कवरेज। आर्मर प्लेट के जैसा रहता है ना, समझ आ रहा है। अब इसको इसमें से बता देता हूँ, डिनोफ्लैजिलेट्स। अब डिनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक है, क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, डायग्राम समझ आया क्या, और दिखाऊं? जो बुक में है वही थोड़ा अलग टाइप का बताया हूँ। यस सर आगे यस समझ। सर समझ आया। ठीक है, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, दो से तीन चीजें एग्जाम में आता है कि डिनोफ्लैजिलेट्स इसीलिए बोलते हैं कि इस ग्रुप में जितने ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें दो फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, बात खत्म, ठीक है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। दूसरी चीज फोटोसिंथेटिक है। अब ये जो इसका कलर होता है ना, कलर जो होता है ये बहुत अलग अलग टाइप का होता है। क्या क्या, रेड भी होता है, ठीक है, ब्राउन भी होता है ना, लाल, ब्राउन, पीला, ब्लू। नीला, ठीक है, नीला, पीला, हरा, ठीक है। तो ये मैंने जैसे बताया था आपको, जैसे हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले क्राइसोफाइट जो डायटम्स थे, तो डायटम्स का जो कलर था वो क्या था, गोल्डन एल्गी, गोल्डन कलर, ठीक है। तो ये गोल्डन एल्गी कहलाता है, एल्गी नहीं है वो, ध्यान रखिएगा, दे आर नॉट एल्गी, ठीक है। उसको बोला जाता है क्योंकि उसके जैसा पूरा ऐसा सरफेस पे रहता है, ऐसा लगता है कि भाई काई है, जैसा ना काई अपन बोलते हैं ना हिंदी में, एल्गी, ठीक है। चलो, तो ये अलग अलग टाइप के कलर्स में पाए जाते हैं। अब इसमें से जो एक कलर है वो बहुत फेमस है, वो एग्जाम में आता है, दैट इज रेड टाइड। ये रेड टाइड होता है, ठीक है। तो डिनोफ्लैजिलेट्स जो रहता है प्रोड्यूसेस रेड टाइड। अब टाइड मतलब क्या होता है, चौंक गए भाई साहब, एक आता है ना सर टाइड, देखियो आप लोग ऐड, यस सर। यस सर। वॉशिंग मशीन पाउडर। वो है वो जो मशीन का बड़ा होता है, ऐसा करे चौंक गए भाई साहब, हाँ ठीक है। अलग, मेरे को सबसे ज्यादा हंसी तब आता है जब ऐसे बोलता है चौंक गए भाई साहब, कैसे कैसे देखते हैं, हाँ ठीक है, मतलब बड़ा ही अच्छा है वो, मतलब काफी अच्छा लगता है मेरे को।
तो उसमें देखोगे आप लोग बीच में एकदम व्हाइट रहता है, आजू बाजू कम व्हाइट रहता है बट कम व्हाइट ऑफ व्हाइट रहता है, Yes, एकदम sir. ब्राइट। ठीक है, लेकिन मैं जैसे टाइट से धुलवाया, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है उस एड को देख के मैंने खरीद लिया। ठीक है, तो उनको तो वही चाहिए। ठीक है, 130 करोड़ की जनसंख्या में से अगर हर महीने ऐसी 1-1 करोड़ लोग ट्राई करने के लिए ले लें, है ना, तो सर आप वैनिश ले लो। हाँ वैनिश, हाँ मैं भी जानता हूँ उसको भी। लेकिन मैं वही सोचता हूँ, इससे पहले जब ये सब नहीं था दुनियादारी, तो क्या कपड़े नहीं धुलते थे, तो क्या सफेदी की चमका नहीं रहती, है? साबुन नहीं था तो क्या हम गंदे रहते थे, हमारे स्किन में क्या इन्फेक्शन होते रहता था। ठीक है, जब आरओ वाटर प्यूरिफायर नहीं था तो क्या हम लोग बीमार पड़ते रहते। ऐसा नहीं है, समय के साथ चीजें बदल रही है। अब ऐसा नहीं है कि सब बंद करके एकदम सन्यासी टाइप का एकदम खाना पीना वैसे ही चालू कर दोगे, नहीं बेटा, जो चल रहा है सो चलने दो, क्योंकि अब आदत हो गई है लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, डिनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक है, ट्रांसफर्स और ये हो गया। देन ये अलग अलग टाइप के कलर्स में पाए जाते हैं। क्यों अलग अलग टाइप के कलर्स में क्यों पाए जाएंगे, क्यों ऐसा हो अलग रहा है? अलग पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होते हाँ, हैं। अलग अलग टाइप का पिगमेंट होगा इसमें। ठीक है, तो जैसा पिगमेंट होगा वैसा उसका कलर दिखेगा, बात खत्म। ठीक है, देन दूसरी चीज इसमें जो रहता है इंपॉर्टेंट, कि डिनोफ्लैजिलेट्स प्रोड्यूसेस रेड टाइड। अब ये रेड टाइड जो रहता है बेटा, क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये समुद्र में कई बार इसका ग्रोथ इतना ज्यादा हो जाता है, ओशियन में इसका ग्रोथ इतना ज्यादा हो जाता है कि ये सरफेस पे होते हैं, दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स। तो सरफेस पे अगर ये लोग बहुत ज्यादा ग्रो किए, बहुत ज्यादा ग्रो पूरा किए, तो क्या हो सी रेड जाएगा, हो जाता पूरा पूरा लाल लाल दिखने लग जाता है, समुद्र का पानी ऊपर से लाल लाल दिखने लग जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है बेटा, रेड टाइड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसका जो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स है, क्या है बेटा, कि ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण उसके आसपास की जो मछलियां हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड टाइड ध्यान रखेंगे, सर बहुत उसी को इंपॉर्टेंट रेड है सी रेड। बोलते हैं क्या? रेड सी अलग चीज है बेटा, रेड सी अलग चीज है, रेड टाइड्स प्रोड्यूस करता है ये, है ना। ओ ठीक है सर। ठीक है, चलिए, तो इसका जो एग्जांपल है बेटा, क्या क्या, गोनियोलेक्स, एग्जांपल गोनियोलेक्स, सिरेटियम, ये सब इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये दो एग्जांपल बहुत कॉमन है, गोनियोलेक्स एंड सिरेटियम। सिरेटियम में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी बताया था मैंने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन आइसोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा, आइसोगेमी या एनाइसोगेमी? एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रेड टाइड कौन प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट एग्जांपल आता है। ठीक है, सबसे पहला डिनोफ्लैजिलेट्स, कौन सा डिनोफ्लैजिलेट्स, तो गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स आर गोनियोलेक्स प्रोड्यूसेस रेड टाइड। ठीक है, तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, बस कलर इसका बहुत सारा अलग अलग वेरायटी में होगा, ट्रांसफर फ्लैजिला होगा, रेड टाइड प्रोड्यूस करेगा, एग्जांपल। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आता है इसमें, ध्यान रखेंगे। हटा दूं, यस अब आते सर। हैं यूग्लिनॉइड, है ना। अच्छा, इसका जो सेल वॉल है, ये टफ है कि सॉफ्ट है? टफ है। टफ है। टफ है। अब देखो बेटा, तीसरा आते हैं यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स। इसका एग्जांपल आप लोगों को मालूम है, यूग्लिना बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यूग्लिना, हाँ बोलो। सर डायनोफ्लैजिलेट में पायरोफाइटा क्या होता है? पायरोफाइटा, यस सर, सर हम लोग के टेस्ट में आया था स्कूल वाले, इसलिए। अच्छा, आप लोगों का अलग से है क्या बेटा, ICSE बोर्ड है क्या? नो सर, यस। क्या चीज बोल रही हो, आवाज कट रहा है? CG बोर्ड है? सर CBSE है। तो डिनोफ्लैजिलेट्स में क्या है? पायरोफाइटा। सर मैं टाइप करके भेजू क्या? हाँ, मेरे को टाइप करके भेजो, मैं एक साथ सबका देख लूंगा लास्ट में। ठीक है, चलो, देन उसके बाद क्या देखेंगे बेटा, यूग्लिनॉइड्स। अब मुझे बताओ, यूग्लिनॉइड्स ये फोटोसिंथेटिक है कि नहीं है? यस सर है। अरे भाई, फोटोसिंथेटिक Yes, है sir, ना, है। बार बार एक ही चीज को, है ना, तो मैं बार बार लिख रहा हूँ फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, देन
देन उसके बाद ये मेनली जो रहता है बेटा फ्रेश वाटर में मिलेगा, फ्रेश वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? रुका हुआ पानी, जैसे है ना, तालाब वालाब टाइप का जो रहता है, रुका हुआ पानी, उसको बोलते हैं, है ना। जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो हमारा कैजोफाइट्स है और हमारा डिनोफ्लेजिलेट्स है, इसमें जो सेल वॉल है वो काफी हार्ड होता है ना। एक का तो एकदम ही ज्यादा हार्ड है, इसका भी अच्छा खासा आर्मर प्लेट्स होते हैं इसमें, ये आर्मर प्लेट्स होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड है ये, ठीक है। तो लेकिन यूग्लिनोइड्स का जो सेल वॉल है वो हार्ड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप उसका डायग्राम देखोगे, ठीक है, काफी फ्लेक्सिबल, ये मुड़ सकते हैं, ऐसा मुड़ मुड़ के भी चलते हैं, ऐसा 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 मूव करना रहता है तो बॉडी को ऐसा सभी करते हैं, ठीक है। तो यूग्लिनोइड्स का जो बॉडी सेल वॉल जो रहता है, सेल वॉल पेलिकल का रहता है, पेलिकल का मेड बना हुआ रहता है, एंड इट इज फ्लेक्सिबल, एंड इट इज फ्लेक्सिबल। ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा अलग है इसमें, ठीक है। बाकी दो में आप देखोगे तो थोड़ा सा हार्ड कवरिंग रहता है ना, लेकिन ये फ्लेक्सिबल बॉडी का रहता है, ठीक है। तो पेलिकल रहता है, पेलिकल क्या है पूछते हैं, प्रोटीन रिच है, ये सब मैं दिया हूँ नोट्स में, तो बहुत ज्यादा आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, देन उसके बाद इसमें फ्लैजिला, फ्लैजिला दो टाइप का होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा फ्लैजिला ये भी दो टाइप का है ना, दो अलग अलग बोल सकते हैं बेटा डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स में। ये क्या होता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, दो टाइप का रहेगा फ्लैजिला। चलो, और जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया हो, बोलो पुष्पा, पुष्पा हो कि नहीं? नहीं सर ये हेटरोट्रॉफी करते हैं। प्रकृति, प्रकृति बताएगी, प्रकृति मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका मैंने बताया था बेटा यूग्लिना का। प्रकृति बताओ। ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक, अभी तो ऑटोट्रॉफिक, और फोटोसिंथेटिक है तो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक होगा, और हेटरोट्रॉफिक भी होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूग्लिना जो रहता है ये ड्यूल मोड रहता है इसका न्यूट्रिशन का। अगर सनलाइट है अवेलेबल तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर नहीं है तो किसी दूसरे को खाएगा, मतलब जो भी खाना होगा वो खाएगा, खुद खाना नहीं बना सकता तो दूसरे को खाने के रूप में ले लेगा। समझ आया बात? हेटरोट्रॉफिक तो ड्यूल मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाता है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं डिस्कस किया था ना यूग्लिना के बारे में, Yes, sir. ये प्लांट और एनिमल के जैसा, दोनों के जैसा बिहेव करता है न्यूट्रिशन के बेसिस पर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यूग्लिना का? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दो चीजें हैं, ध्यान रखना। एक तो इसका सेल वॉल रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू पेलिकल। पेलिकल एक प्रोटीन रिच से लेयर होती है, इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। और इसलिए ये फ्लेक्सिबल, इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इट्स बॉडी इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया ये फ्लैजिला का उतना नहीं आता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, यूग्लिना जो रहता है दैट इज यूग्लियोनाइड के ग्रुप का एग्जांपल है। ये ऑटोट्रॉफिक करेगा जब सनलाइट अवेलेबल है, और जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। क्लियर है? ये हटा दूं? यस सर। Sir. यस सर। चलो, देन उसके बाद फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बाद क्या आएगा? स्लाइम मोल्ड। प्रोफाइटिक। हाँ, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, ठीक है। डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, डिकम्पोजर, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इसमें हम लोगों ने क्या देखा है? स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड।
तो बेटा आप ये सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सेप्रोफाइट्स ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। सेप्रोफाइट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? हेटेरोट्रॉपिक डिकेइंग मैटर को एनगल्फ कर जो डेड डिकेइंग मैटर को एनगल्फ करता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर को एनगल्फ करता है। यस एनगल्फ अच्छा, और कोई? मतलब खाता है। खाता है। और कोई? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है। और कोई? मतलब सब लोग अपना अपना आंसर को जिसको जो समझ आता है। डेड एंड डिकेइंग को खाएगा। और हेटेरोट्रॉपिक के अंदर है। हाँ बेटा, हेटेरोट्रॉपिक के अंदर है। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे फंगाई का मान के चलो, जैसे ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, जैसे ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, वुड, ठीक है, बट ये डेड है, ऐसे टुकड़ा है, पड़ा हुआ है। अब इस पे जैसे कोई फंगस या फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, जैसे अभी आप लोग मशरूम खा रहे हो, ये बढ़िया है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो जैसे हम मानिए चलो ये मशरूम है, तो ये करता कैसे बेटा, ये ग्रोथ कैसे करता है? ये इसको खाता नहीं है, ये क्या करेगा, जैसे आप लोग एक कहावत सुने होंगे, जिस थाली में खाते हैं उसी में छिप कर। यस सर। यस सर। तो बस ये वैसे ही है। क्या होगा कि ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करेंगे। तो जिस बेस पर ये टिके हुए होते हैं, उस बेस पे कुछ एंजाइम सिक्रेट करेंगे। तो ये जो एंजाइम है, ये क्या करेगा बेटा, इसमें जो भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, ऑर्गेनिक जो फूड होता है, गेट्स डिसॉल्व। क्यों? ये क्या कर रहा है, बाहर ही एंजाइम के द्वारा ऑर्गेनिक फूड को डिसॉल्व कर रहा है, और जो डिसॉल्व्ड फॉर्म रहता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, उसको फिर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसको पिनोसिटिक है ना, या सेप्रोफिटिक सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये देखें तो डेड एंड डिकेइंग जो स्ट्रक्चर होता है, उसको पूरा एनगल्फ नहीं करेगा, है ना, उसको पूरा डिकम्पोज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, डिसॉल्व करेगा, देन उसको एब्जॉर्ब करते जाएगा एज अ फूड फॉर्म। ठीक है, समझ आ रहा बात? क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। रखेंगे, चलिए। तो भैया स्लाइम मोल्ड जो है, हाँ बोलो सर जो मशरूम मिट्टी में उग जाता है अपने आप, वो थोड़ा अलग होता है क्या? आप मिट्टी में कहाँ देखे बेटा मशरूम को? सर घर में नहीं पता कहाँ से उग गया था सुबह। हाँ, तो वो मिट्टी नहीं बेटा, वहां जरूर कोई ना कोई प्लांट का कोई पार्ट होगा, कोई लकड़ी होगा, कुछ सर रूट्स के अंदर से उग सकते हैं क्या? रूट पैरासिटिक भी होता है, रूट मतलब आसपास का जो प्लांट होता है, प्लांट के रूट से न्यूट्रिशन लेता है, वो पैरासिटिक फंगाई होता है। फंगाई सिर्फ सेप्रोफिटिक नहीं होते हैं, फंगाई पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सभी हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। सर वो बहुत ये बड़ा सब था, व्हाइट कलर का। वही बोल रहा हूँ, वो देखना आप उसका जो बेस देखना बेटा, प्योर मिट्टी में नहीं उगेंगे, उसको कोई चीज चाहिए गलाने की, ऑर्गेनिक कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर चाहिए उनको, ठीक है। या तो वो आसपास का जो प्लांट है उसके रूट से वो एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिशन। फंगाई कभी ना खुद खाना बनाते हैं, ना किसी को खा के डाइजेस्ट करते हैं, या तो वो बाहर डाइजेस्ट करेंगे, या किसी के बॉडी का डाइजेस्टेड फूड, या फिर किसी बॉडी का जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड है उसको पैरासिटिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, या इन्फेक्शन कॉज करेंगे, किसी के बॉडी के अंदर रह के उसका फूड जो रहता है वो लेंगे। जैसे कि पैथोजेनिक जो होते हैं, जो फंगस जो बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, है ना, फंगल इन्फेक्शन होता है ना कई लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब हेट्रोट्रॉफिक होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोग जब 10th में पढ़ते हो, तो हेट्रोट्रॉफिक का एक्चुअल मीनिंग आप लोग घुस के नहीं जानते हो। तो वही मैं जैसे देखा शुरुआत में मैं पढ़ा रहा था, तो सेप्रोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक का डिफरेंस ही नहीं पता है बच्चे लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वो चीजें मुझे समझ आ गया कि हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ है, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं
इसलिए मैं पूछते रहता हूँ आप लोगों से। पूछने का वही रीजन है कि आपको किस तरीके से चीजें आती है, तो क्या मैं फिर अपने तरीके से बताऊं, है ना। कोई चीज को समझाने के हमारे पास 5 से 10 तरीके होते हैं, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन से तरीके से समझाना है। तो समझाने के लिए पहले आपका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा बात ये। तो बेटा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ डेड एंड डिकेइंग पर ही फीड करते हैं। फंगस जो होते हैं या जो फंगाई जो होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं और आपका सिम्बायोसिस भी करते हैं वो लोग। ठीक है, सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएगा, एक एक चीज और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या समझ आया, डिकम्पोजर या सेप्रोफिटिक का मतलब, पहले सेप्रोफिटिक का मतलब तो समझ लो। ठीक है, जो भी भाई जिस थाली में खाएंगे उसी में छिद करेंगे, गड्ढा करते जाएंगे। और जो ऑर्गेनिक सोल्यूबल फूड है, ऑर्गेनिक सोल्यूबल जो फूड मटेरियल है वो डिसॉल्व होगा एंड एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है, यहां तक समझ आया? यस सर। यस सर। चलिए, अब इसमें जो मेन आता है आपका रिप्रोडक्शन, इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये थोड़ा सा इसको अलग बनाता है। तो फंगाई लाइक बनाने का जो मेन मकसद है ये इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो दो कंडीशन होता है, एक फेवरेबल कंडीशन और एक अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था ना, याद है आप लोगों को, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाता है ये। यस सर। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर आता है प्लाज्मोडियम, अरे ये कैसे? फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम का एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। अब ये क्या चीज है भाई, ये क्या जब चीज है मलेरिया प्लाज्मोडियम? होता है, नहीं बेटा, जो मलेरिया करता है वो जिसमें नहीं। बहुत सारा न्यूक्ली रहता है। हाँ, प्लाज्मोडियम का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे जो न्यूक्लियस होते हैं उस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम बोला जाता है। ये किसी एक का नाम नहीं है ना, ये एक्चुअल में ये एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो डेंस साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मैनी न्यूक्लियाई अगर रहता है, ठीक है, तो वो प्लाज्मोडियम कहलाता है। तो प्लाज्मोडियम के थ्रू ये क्या करता है बेटा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। कौन से कंडीशन में? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि एक ही तो रहेगा भैया, ये तो रिप्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से, तो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन ऐसा कर सकते हैं लोग। प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर मल्टीपल फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, क्यों नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि बहुत सारा न्यूक्लियाई है, हर एक न्यूक्लियाई एक सेल बना देगा अपने आसपास। यार मैंने बताया था अभी वो जो मलेरियल पैरासाइट। अच्छा, एक और चीज, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने प्लाज्मोडियम का एग्जांपल दिया था, तो मलेरियल पैरासाइट में भी प्लाज्मोडियम होता है। अभी बताऊंगा आगे, चलो अभी छोड़ दो इसको। तो ये प्लाज्मोडियम दो जगह, यहाँ पर एक जगह है और एक जगह जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एक प्लाज्मोडियम यहाँ हो गया और एक ये कौन सा है, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, ये टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 है। एक टाइप 3 आएगा तीसरी कैटेगरी, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उसमें हम लोग देखेंगे एक और प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, स्पोरोजोआ में आएगा आगे चल के। वो प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट है, बट ये नहीं है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। समझ आ रहा है? यस सर। क्लियर है, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होगा, ये क्या करेगा बेटा, ये डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट हो करके ये ऐसा स्पोरेंजियम बॉडी बना सकता है। ठीक है, ऐसा बना लेता है। इससे क्या होगा बेटा, ये स्पोरेंजियम बन के उसमें बहुत सारा स्पोर्स बन जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये क्या है भैया, स्पोर्स है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था फंगाई में जैसे होता है, तो स्पोर्स जो रहते हैं काफी टफ वॉल का होता है। कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सबको टॉलरेट करके जिंदा रहने की इनमें कैपेबिलिटी होती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ठीक है, जैसे ये स्पोर हट गया, ये स्पोर आ गया पूरा, ये स्पोर आ गया। ठीक है, ये स्पोर आ गया,
अगर अनफेवरेबल कंडीशन है ना, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये वापस प्लाज्मोडियम वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा। समझ सर ये आया कि नहीं? डिफरेंशिएट होना मतलब? डिफरेंशिएट होने का मतलब होता है बेटा ये अपने आप को चेंज कर लेता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब समझा आप लोग अभी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे होगे। डिफरेंशिएशन Yes, इंटीग्रेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, डिफरेंशिएट करना, चेंज हो जाना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ गया। फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम के फॉर्म में था, अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लिया। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर्स के फॉर्म में आ गया ये, है ना। सर ये इसको सेल फ्रूटिंग में बॉडी, बना के दिखाइए ना। क्या सेल में? सर मतलब जैसे ये कैसे कन्वर्ट हुआ वैसा वो बना के दिखाइए, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर बना है इसको अरेंज। अरे बेटा ये जो है ना, ये जो है ये शेप चेंज करेगा बेटा। ये जो सर ये तो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये भी एक सेल है, ये एक सेल है। तो सेल जो रहता है वो इलोंगेट होगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद ऐसा इलोंगेट होगा स्ट्रक्चर। अब बेटा ये एक नॉर्मल जो मान के चलो कि इस टाइप का शेप है, ये शेप चेंज कर रहा है अपने आप को, ऐसा शेप चेंज कर रहा है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पर बहुत सारा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, स्पोर्स बनेगा, वो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा स्पोर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ठीक वैसे ही है यार, जैसे हाँ मान के चलो जैसे आप लोग देखते हो ना बेटा आजकल, जैसे कार रहता है और वो फिर वो बन जाता है, क्या बन जाता है, कार जो रहता है आजकल एरोप्लेन बन जाता है ना आजकल, नहीं देखे हो क्या टीवी में? कैसे वो यस शेप सर। चेंज यस कैसे सर करता है देखा ना है। बेटा, शेप चेंज करता है वो, ऐसा बना लेगा, ऐसा, yes, sir. फिर इधर से इधर निकाल लेगा, ऐसा निकाल लेगा, इधर ऐसा निकाल लेगा, ये शेप चेंज कर ले। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे शेप चेंज करता है, ये शेप चेंज करेगा, फिर धीरे से और यहाँ पर ऐसा शेप चेंज करेगा, फिर ये ऐसा शेप में आ जाता है। तो Excuse me, एक्चुअल sir. में ये जो शेप है, एक्चुअल में ये जो शेप है, इस तरीके का रिप्रोडक्शन जो होता है वो फंगाई में होता है। स्पोर्स जो बनते हैं इस तरीके का वो फंगाई में होता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये जो स्पोर्स होते हैं, ये मान के चलो ये स्पोर है, ठीक है। ये स्पोर में ट्रू सेल वॉल होता है, ये स्पोर में ट्रू सेल वॉल होता है, ये ट्रू सेल वॉल होता है, और यहाँ पर ट्रू सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए ये जो ग्रुप है ना, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें आप स्लाइम मोल्ड के हर एक स्टेज में ट्रू सेल वॉल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने बोला ना कि ओकेशनली दिखेगा इस ग्रुप में। जो प्लांट लाइक है उसमें आपको सेल वॉल मिलेगा, जैसे हम लोगों ने अभी देखा क्राइजोफाइट, फ्लैजिलेट सब में देखा, यूग्लिनाइट्स में भी देखा याद है आप लोगों को सेल वॉल, एक दो यस में सर। रिजिड है, एक में फ्लेक्सिबल है तो सेल वॉल, ठीक है। एनिमल लाइक में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, बट सेल वॉल नहीं होता। डिकम्पोजर्स और सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है सेल वॉल, याद है, ओकेशनली प्रेजेंट। तो ये ओकेशन कौन सा है, अनफेवरेबल कंडीशन का जो स्पोर फॉर्मेशन है, सिर्फ उसी में आपको मिलेगा सेल वॉल, इसमें ट्रू सेल वॉल नहीं होता है, इसमें नो ट्रू सेल वॉल, ठीक है, नो ट्रू सेल वॉल। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर ये स्पोर से निकला ईच सेल प्लाज्मोडियम बनता है कि उसके जितने भी एक cells सेल, हैं, एक सारे स्पोर, वापस? एक स्पोर बेटा, एक स्पोर, Okay, sir. एक स्पोर एक बॉडी बनाएगा, वन स्पोर वन प्लाज्मोडियम बॉडी, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. ये पूरा ऐसा लाइन बीत जाता है बेटा, आप लोग क्या है अभी टाइम बहुत ज्यादा बचा रहता है, तो अपन बहुत सारे इसका ना जो गूगल में आप लोग इसका देखना तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे इसका ना इमेज देखोगे ना प्लाज्मोडियम का, ठीक है, तो ऐसा पूरा जैसे पत्ते वत्ते हैं, सड़ा पत्ता है, ठीक है, और सड़े जो लकड़ी उकड़ी है, जो भी सड़ा हुआ जो चीजें हैं, उसके ऊपर पूरा ऐसे एकदम गंदा तरीके से ऐसा पूरा उसके ऊपर ऐसा फैल जाता है, फेवरेबल कंडीशन रहता है। तो भैया कोई भी फंगस को या फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे अच्छा कंडीशन कब लगता है, जब मस्त एनवायरनमेंट थोड़ा सा गर्म हो, वार्म हो और ह्यूमिडिटी हो,
थोड़ा उमस हो, समझ, जिसमें पानी और गर्म। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, थोड़ा सा ह्यूमस रहता है जब, तो क्या रहता है, थोड़ा सा नमी सा रहता है, एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म रहता है, तो ऐसा एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। तो वैसे एनवायरनमेंट में लोग तेजी से ग्रो करते हैं, ये और फंगस भी। देखो ना बेटा, बरसात में खास तौर पर सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन में, या बहुत ज्यादा गर्मी में। आप लोग फील किए होंगे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कैंडिडा क्रीम होता है, इच गार्ड, रिंग गार्ड, सबसे ज्यादा ऐड कब आता है पता है? गर्मी में। बरसात और गर्मी में। गर्मी में सबसे ज्यादा, देन उसके बाद बरसात में। क्यों? क्योंकि इसी दो टाइम पे सबसे ज्यादा इनकी बिक्री होगी। ठंड में लोग क्या करेंगे, ठंड में बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में ये सब लोग जल्दी से फैलते हैं। क्लियर है? हटा दो। यस सर। यस। चलिए, देन उसके बाद देखते हैं बेटा प्रोटोजोन, प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एक्सक्यूज मी हाँ बोलो बेटा। सर, और ये स्पोरेंजियम जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में रप्चर होता है कि अनफेवरेबल में? फेवरेबल कंडीशन में बेटा। अनफेवरेबल में भी ये लोग क्या है, जब इनको रिप्रोड्यूस करना रहेगा ना, अनफेवरेबल में जब ये लोग रिप्रोड्यूस करना रहेगा तो ये लोग ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। रप्चर अनफेवरेबल में कंडीशन में होगा, रप्चर अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, ठीक है। स्पोर बन गया, देखो स्पोर बनाना और रिलीज करना, ये एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये जो स्पोर बनाने वाला, रिलीज करने वाला स्टेज कौन सा? अनफेवरेबल कंडीशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एक कैटेगरी हो गया। लेकिन स्पोर वापस प्लाज्मोडियम बनेगा, ये कब होगा? क्योंकि स्पोर जर्मिनेट होगा। तो स्पोर जर्मिनेट कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल तो कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन आया तो स्पोर जर्मिनेट हुआ, तो फेवरेबल कंडीशन में कौन सर्वाइव करेगा, कौन रिप्रोड्यूस करेगा? प्लाज्मोडियम, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन बना रहा तो अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा बताओ? प्लाज्मोडियम, क्या ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा या प्लाज्मोडियम अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा? सर मल्टीप्लाई फिजन, करेगा। मल्टीपल फिजन। हाँ, अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा, फिजन के थ्रू होगा, ठीक है। Yes, समझ आ रहा बात? तो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम अपना फिजन के थ्रू डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अनफेवरेबल हुआ तो भैया उसको जीना है, तो स्पोर बनाएगा। स्पोर क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करके जिंदा रखने के लिए एक तरीका है। क्या बोला मैंने? अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखने का तरीका है। तो प्लाज्मोडियम अगर रहेगा एज सच तो वो सरवाइव नहीं हो पाएगा, तो प्लाज्मोडियम चेंज हो जाएगा और फिर स्पोर के फॉर्म में वो रिप्रोड्यूस कर लेगा अपने आप, और वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर लिया बेटा। जब सही कंडीशन आएगा फिर से प्लाज्मोडियम बन जाएगा। क्लियर है? ओके सर। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है भाई। हरलीन, विश्वा, यस सर। आयुष, परवेश, राशि, यस सर। यस सर। भूमि, दीपिका साहू, Yes, sir. सो रहे हो क्या? नो सर। ईशा, सॉरी बेटा। नो सर। चलिए, अब आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। अब प्रोटोजोअन का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब मैंने बताया था, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, पुराना, ठीक है। समझ आ रहा बात? पुराना। और जोअन मतलब एनिमल, तो पुराना एनिमल है। क्या है? पुराना एनिमल है। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, जोआ वर्ड, ठीक है। जोया नहीं है ना? किसी की फ्रेंड का नाम है क्या जोया? नहीं है? यस सर। है, ठीक है। तो उसको ऐसा मत बनाया, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोअन है, जोया नहीं है, प्रोटोजोअन। जोअन या जोआ वर्ड, ZOA जो रहता है वो एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, लाइक जू, दिस इज जू, ठीक है। एनिमल के एक गार्डन को बोलेंगे ना अपन, जू समझते हो ना आप? चलिए चलिए, अब इसमें अपन क्या क्या देखे? इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबॉइड
प्रोटोजोअन। अब भैया अमीबॉइड है, मालूम है इसका अमीबॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं है। सबसे पहली बात, अमीबॉइड एक शेप के कारण इसका नाम दिया गया है, जो कि शेप के मतलब कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। ठीक है, किसी भी टाइप का शेप में ये चेंज हो सकते हैं, कोई एक डिफाइंड फिक्स शेप नहीं है। और ये जब भी फूड एनगल्फ करेंगे तो ये फॉल्स फूड बनाते हैं, दैट इज सूडोपोडिया। जैसे ये मान के चलो कि यहाँ पर फूड है, ये फूड है, मान के चलो कोई भी एक फूड मटेरियल है, ठीक है, आसपास इसके कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या करेगा बेटा कि ये ऐसा एक ऐसा फॉल्स फूड, ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, सूडो यस सर, यस सर। पोडिया। अब ये सूडो क्यों बोलते हैं? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स फीट। है ना, फॉल्स फिट। पोडिया मतलब फिट या फुट, ठीक है, नकली पैर, ठीक है। पोडा बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, जैसे आर्थ्रोपोडा आगे पढ़ो, मैं बताऊंगा क्यों उसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। तो वैसे ही फॉल्स फुट या फिट जो रहेगा, ये सूडोपोडिया इसलिए इसका नाम दिया गया, एनगल्फ कर लेगा। अब देखो बेटा, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक मूवमेंट करता है, सॉरी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, अब अमीबा स्पेशली एनिमल लाइक न्यूट्रिशन करता है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अमीबा जो रहता है वो एनिमल लाइक। अब ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? कुछ स्पेशल होता है? कौन बताएगा? कोई भी? एनिमल लाइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इज आल्सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट ये है क्या चीज? बताओ भाई कोई। होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? कौन बताएगा? चलो भाई बताओ कोई। आयुषी बताइए, बता बेटा। सर जो हम लोग करते हैं मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये पूरा। हाँ, गुड। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 स्टेप किसी में भी होगा तो वो एनिमल के जैसा न्यूट्रिशन कहलाएगा। हम, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, ये सब क्या है? कॉकरोच वॉकरोच, ये सब एनिमल्स हैं। तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो स्पेशली अमीबा ये 5 स्टेप परफॉर्म करता है। ये क्या कर रहा है? पहला एनगल्फ कर रहा है, इंजेक्शन। इंजेक्शन करने के बाद वो डाइजेशन करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर एसिमिलेशन करेगा, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको रिमूव कर देगा, इजेक्शन। ठीक है, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। यस देन उसके बाद चलिए, अब ये 2-3 चीज में हो गया, फॉल्स फूड ये सब होता है। इसका जो एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है, नॉर्मल अमीबा हो गया, ठीक है, और एंट अमीबा हो गया, बहुत सारा होता है, आप लोगों का अभी सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, तो अमीबा जनरली एनिमल लाइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, और कुछ अमीबा पैरासिटिक होते हैं जो डायरेक्टली आसपास के एब्सॉर्ब कर लेते हैं। मतलब पैरासिटिक जो अमीबा होंगे, जैसे एंट अमीबा, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसमें आपको मिलेगा एंट अमीबा। ठीक है, और बहुत और कुछ हमारे ब्लड में मिलता है अमीबा। तो ये क्या, प्रोटोजोअन प्रोटीज जो रहते हैं, ये लोग ऐसा पैरासाइट के फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, ऐसा पैरासाइट भी होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो बेटा, डिसेंट्री होता है, डिसेंट्री मालूम है आप लोगों को? लूज मोशन का एक फॉर्म होता है, एक डायरिया होता है, एक डिसेंट्री होता है। दोनों में अंतर होता है। डायरिया दोनों लूज मोशन ही है, बट दोनों में अंतर होता है। एक में ब्लीडिंग नहीं होता है, एक में ब्लीडिंग होता है। तो जो डाइसेंट्री होता है उसमें ब्लीडिंग स्टूल आता है, मतलब ब्लीडिंग लूज मोशन होता है, खून आता है लूज मोशन में, फिर उसमें तो उसके लिए ये प्रोटिस्ट जो रहते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इन्फेक्शन इनका होता है। ठीक है, तो इन जनरल ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये लोग फ्री लिविंग भी होते हैं, पैथोजेनिक भी होते हैं, तो डिसीज कॉज भी करते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। क्लियर है इतना? समझ आ रहा है बात? जैसे Yes, एंटामीबा sir. इज अ पैरासाइट, पैरासाइट कहाँ होगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, इसके कारण हमको डायरिया वगैरह लूज मोशन होता है ना, ये सब के कारण भी होता है। ठीक है, दूसरा क्या था भैया? अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बाद दूसरा क्या था? बोलो बोलो भाई। आयुष, फ्लैजेलेटेड फ्लैजेलेट्स।
फ्लैजिलेटेड, ठीक है, फ्लैजिलेटेड। अब ये फ्लैजिलेटेड है तो भैया सीधी सी बात है कि फ्लैजिलेटेड क्यों बोल रहे होंगे, कॉमन सेंस लगाओ। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसीलिए फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब ये जैसे अमीबा था, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक दोनों फॉर्म में मिलता है। इसका एक जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्लास 12th में जाओगे तो पूरा एक डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एक पूरा चैप्टर है, उसमें ये सब पूरा डिटेलिंग में पढ़ते हैं हम लोग, बट यहाँ पर आपका उतना काम का नहीं है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, स्पीशीज का नाम है, बट ट्रिपैनोसोमा सर एक उनका वीडियो ब्लर हो species गई। है। सभी का ऐसा हो रहा है? नो सर। सर साफ सर। दिख रहे हो सर। नहीं हो रहा बेटा, देखो आप अपना थोड़ा सा चेक वेक करो। ट्रिपैनोसोमा ये एक पैरासाइट है causing disease, स्लीपिंग सिकनेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? सर हर टाइम नींद आते रहते हैं। मैं जब भी पूछता हूँ ना यही आंसर आता है मुझे, ठीक है। तो जब भी मैं पूछता हूँ मैं यही आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही नाम है, स्लीपिंग सिकनेस, मतलब नींद आने की बीमारी। ऐसा नहीं है ये सर बीमारी में, इंसोम्निया। जिसको नींद नहीं आता। नहीं, इंसोम्निया तो बेटा लैक ऑफ स्लीप होता है, इसमें नींद नहीं आता है। तो स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, जब इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो कभी कभी सोते सोते ही इंसान की डेथ हो जाती है। स्लीपिंग सिकनेस डिसीज, एक तो नींद बहुत आती है और नींद इतनी आती रहती है, कई बार वो हमेशा के लिए नींद में चले जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन जब सीवियर हो जाता है तो नींद में ही डेथ हो जाती है इनकी, इसलिए इसका नाम, एक तो नींद मतलब नींद आती रहती है और साथ में नींद में डेथ हो जाती है, इसलिए इसका नाम स्लीपिंग सिकनेस डिसीज, ठीक है। इसको एक कीड़ा काटने से होता है, ये एक कीड़ा काटने से होता है। जैसे मलेरिया किसके कारण होता है, मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे, अब भूमि बताएगी, बता बेटा। रेणुका, संजोगिता, एनोफिलिस मॉस्किटो। एनोफिलिस मॉस्किटो। संजोगिता, मलेरिया किसके कारण होता है? यस सर, एनाफिलिस मॉस्किटो। सर हेमंत, होता प्लाज्मोडियम के कारण है, लेकिन वो एनोफिलिस मॉस्किटो के फिर जो जिसके कारण होता है मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो हमारे ब्लड में, ठीक है, उसके कारण मलेरिया होता है। एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण नहीं होता है, बेचारे उसको तो मालूम भी नहीं होता है कि वो ऐसा बीमारी फैला रहा है। सर, और हर इसलिए तो एनोफिलिस के बोला। काटने से, हाँ, हर एनोफिलिस के काटने से भी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए तो वैसे ही बेटा ये जैसे हमारा प्लाज्मोडियम है पैरासाइट, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे ही ट्रिपनोसोमा एक माइक्रो सर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, फ्लैजिलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ बोलो। सर मैं बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं लीव कर दूं? लीव कर लो बेटा, वीडियो में भेज दूंगा, याद से मैसेज दे देना, ठीक। ओके सर। चलो, तो पैरासाइट है। अब बेटा देखो ये पैरासाइट है तो किसी न किसी के द्वारा तो बॉडी के अंदर घुसेगा। जैसे मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, वो मच्छर के काटने से बॉडी में हमारे घुसता है, ह्यूमन बॉडी में। वैसे ही ये भी पैरासाइट किसी इंसेक्ट के काटने से होता है, उसको बोलते हैं सीसी फ्लाई, बाय वेक्टर। वेक्टर मतलब जो कैरी करता है, किसी को पहुंचाता है, इंसेक्ट सीसी फ्लाई, ठीक है। ये अफ्रीका वगैरह के जंगलों में बहुत कॉमन है ये, ठीक है, ये सारी जो डिसीजेस। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ये पैरासिटिक है, ध्यान यस सर। रखना, ये पैरा डिसीज काउजिंग है, काउजिंग डिसीज स्लीपिंग। चलिए देन उसके बाद तीसरा क्या पढ़ेंगे भैया हम? सिलिएटेड सिलिएटेड प्रोटोजोआ। अब ये नाम से समझ आ रहा है क्या होगा भैया इसमें, सिलिएटेड में? सीलिया। सीलिया, तो हैविंग सीलिया ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में। जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है क्या होगा? पैरामेशियम। पैरामेशियम पढ़े हो आपने? स्लीपर एनिमल क्यूब,
चप्पल के जैसा रहता है जी। ऐसा स्लीपर एनिमल क्यों बोलते हैं इसको, चप्पल के जैसा होता है, स्लीपर होता है ना, सर स्लीपर नहीं एनिमल देखे हैं। नहीं देखियो। अरे भाई सर माइक्रोस्कोप देखें में सर। कैसे देखोगे, डायग्राम में देख लेना। स्लीपर ऐसा क्या होता है इनका, और यहाँ पर इनका ऐसा माउथ रहता है जिसको गलेट बोलते हैं, माउथ रहता है ऐसा, ठीक है, माउथ रहता है ऐसा, है ना। और इसके पूरे बॉडी पे ऐसा सीलिया होता है, बहुत सुंदर दिखता है बेटा, इसको ना आप गूगल पे देखना डायग्राम, ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा। ये बहुत ही सुंदर सा दिखता है, बहुत सुंदर सा दिखता है माइक्रोस्कोपिक है। इसकी खासियत क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई फूड है, यहाँ पर फूड है, अब ये कैसे खाएगा उसको, नहीं खा सकता, मुंह तो इसका यहाँ है। चेंज कर लेता है। अब सीलिया का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ हो जाएगा, तो पूरा सीलिया ऐसा ऐसा आजा 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 ऐसा आजा 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 आजा, तो ये धीरे धीरे इधर है, फिर उसका सीलिया का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, समझ रहे हो, सीलिया का मूवमेंट है। जैसे आप लोग वो देखते हो ना बेटा कि जैसे मूवी या फिर उसमें देखते हो आप लोग जो रॉक स्टार लोग जो गाना वाना गाते हैं, वो लोग स्टेज परफॉर्म करते हैं और बहुत सारी भीड़ रहती है ना, अब बहुत सारी भीड़ रहती है तो उस पे वो लोग कूद जाते हैं, तुम देखो आपको यस ऐसा सर। गाना वाना यस बजाते रहते हैं, एकदम पब्लिक एकदम क्रेजी हो जाती है, ओ माय गॉड आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ऐसे जाके वो कूद जाता है, कूदने के बाद क्या करते हैं सब लोग, ऐसे हाथ में इधर सब इधर लोग इधर उसका मैं भी हाथ टच ऊपर करूंगा, करते मेरे हाँ मेरे हीरो को मैं भी टच करूंगा, तो सब लोग अपना हाथ ऐसे ऊपर रखते हैं और धीरे 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 पीछे करते हैं, फिर उसका सबको रियलाइज होता है, भगाओ इसको यहाँ से, फिर धीरे धीरे आगे करते हैं, स्टेज में फेंक दिया उसको वापस, ठीक है। तो ये ठीक वैसे ही सीरिया का मूवमेंट ऐसा हाथ के जैसा होते जाता है और फिर वो यहाँ तक ला लेता है और फिर उसको एनगल्फ कर लेता है, बहुत अच्छा प्रोसेस होता है इसका, ठीक है, क्लियर है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ढेर सारा सीलिया है, सीलिया का मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है इधर, जहाँ पर उसका माउथ होता है ताकि खाना को अगर इधर होगा तो भी ऐसा लाने की कोशिश करता है। सर तो भाई पैरामीटर सीलिया, क्या बोलते हैं, हाँ स्लीपर। बेटा, सर स्लीपर पैरामीटर। एनिमल, स्लीपर स्लीपर चप्पल होता है ना वैसा दिखता है, स्लीपर एनिमल क्यूल बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल बोलते हैं, ये सब पहले पूछता था, अब ये सब नाम नहीं, स्लीपर एनिमल क्यूल ऐसा, स्लीपर एनिमल क्यूल ऐसा बोलते हैं, ठीक है, यस सर। क्लियर है ये, चलो देन उसके बाद क्या आएगा, चौथा बोलो, स्पोरोजोआ। आकृति, आकृति बोलेगी, आकृति बोलेगी, क्या होता है, पोरोजोआ। हाँ? स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। अब ये चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि यार ये है क्या चीज, है ना, अब ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि स्पोरोजोआ में क्या होगा। अब जोआ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आप, एनिमल। एनिमल। और स्पोर, जिसके पास स्पोर हो वो वाला एनिमल। स्पोर जैसा हो, स्पोर लाइक एनिमल, लेकिन ये फंगस के जैसे या फंगाई लाइक जैसा स्पोर नहीं बनाएगा। ये क्या होता है कि जैसे प्लाज्मोडियम में होता है ना कि बहुत सारे जो एक थैली होती है, जैसे मैंने बताया आपको, एक थैली होती है, एक समझ आ रहा बात, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको, स्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर होता है थैली, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो वैसे ही क्या है कि जो स्पोरोजोआ है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर लाइक एनिमल। तो इसमें क्या होगा, डायग्राम के थ्रू थोड़ा बताता हूँ, जैसे प्लाज्मोडियम, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है क्या बेटा, एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। अब वही कहानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया प्लाज्मोडियम का। अब प्लाज्मोडियम में क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसिटिक भी बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड को, ठीक है। तो ये हो गया बहुत सारा न्यूक्लियस। अब होगा क्या बेटा कि ये न्यूक्लियस बनता कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट, इतना सारा कैसे बना, तो जनरली ये सिंगल न्यूक्लियस रहता है पहले, क्या, जनरली ये सिंगल न्यूक्लियस होगा, तो सिंगल न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा, इसका मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन होगा, MBF, मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन। तो मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन का पहला स्टेप होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन में पहला क्या होता है, न्यूक्लियस का मल्टीपल डिवीजन। तो ऐसा होने के बाद ये इस शेप में आएगा। अब क्या होगा कि इस न्यूक्लियस के आसपास क्या होगा, बोलो भाई, न्यूक्लियस के आसपास क्या होगा, बोलो भाई जय,
क्या होगा? सर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाहर क्या होगा बेटा? धीरे धीरे मेम्ब्रेन बनना चालू होगा ऐसा, तो बहुत सारे ऐसा छोटे छोटे स्पोर के जैसा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बताया था ना थैली में, ये स्पोर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिख रहा है ये ऐसा? तो ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? एक मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाता है, और ऐसा लगता है कि यार स्पोर्स भरा हुआ है, इसलिए स्पोर लाइक एनिमल्स बोलते हैं, स्पोर लाइक एनिमल। अब एनिमल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनका जो प्रोसेस है, क्या एनिमल लाइक जो प्रोसेस है इनका, भाई फूड को एनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो ये इस टाइप का रहता है, इसीलिए। नहीं तो इससे पहले हम लोगों ने देखा फंगाई लाइक में क्या था, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन था, बट यहाँ सेप्रोफिटिक नहीं है। तो ये जो रहता है बकायदा पूरा फूड को एनगल्फ करेगा या एब्जॉर्ब करेगा डायरेक्टली, क्योंकि ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स लोगों को जनरली डाइजेशन वाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो फूड होता है डायरेक्ट उसको वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये सब आगे आप लोग देखते जाओगे, अभी बस सुनते जाओ। तो स्पोरोजोआ बेटा क्यों स्पोर के जैसा हो रहा है? ये प्लाज्मोडियम है, मल्टीपल बाइनरी फिशन किया, न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस के आसपास जो साइटोप्लाज्म है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडिंग होना चालू हो जाता है, और ये स्पोर के जैसे दिखता है। जब कंडीशन सही होगा, मतलब जब इसको फटना होगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा? ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और ढेर सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाएंगे। एक प्लाज्मोडियम के अंदर मैनी प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। क्लियर है? ये समझ आ रहा है? यस यस सर। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, यस यस सर। ठीक है बेटा, है ना? इसका एक्चुअल में ये जो आप लोग सोच रहे हो सर ये पूरा का पूरा डिटेल मलेरिया पैरासाइट का पूरा लाइफ साइकिल आप क्लास 12th में पढ़ोगे, पूरा अच्छा खासा पूरा डिटेल में पढ़ते हो कि ये क्या होता है, बॉडी के अंदर कैसे घुसता है, बॉडी में ये कैसे तबाही मचाता है, फिर मच्छर के अंदर के साइकिल जो होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्लास 12 में पढ़ोगे। यहाँ एक बेसिक सा बस जान लो कि मल्टीपल बाइनरी फिजन के थ्रू बहुत सारे, एक मलेरियल पैरासाइट के अंदर बहुत सारे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम बनते हैं, रप्चर होगा और ये सब फ्री हो जाएंगे। क्लियर है? यस चलो Yes, फिर sir. आप लोग इसको Sir. पूरा पढ़ लेना आज, सारे क्वेश्चन। सर